अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑन पेज एसईओ की क्लास का थर्ड स्टेप करने लगे हैं। पहला स्टेप निश रिसर्च कंप्लीट सिखाई है मैंने। अब निश रिसर्च के अंदर कीवर्ड रिसर्च आती है। जब तक कीवर्ड रिसर्च नहीं हो जाती तब तक आपकी निश रिसर्च का स्टेप कंप्लीट नहीं होता। तो सेकंड स्टेप कीवर्ड रिसर्च हो गया, फर्स्ट स्टेप निश रिसर्च हो गया। निश रिसर्च कंप्लीट तब होगी जब आप कीवर्ड्स निकाल लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इन कीवर्ड्स के ऊपर इतनी ट्रैफिक लेके आ सकती हैं। निश रिसर्च में आपको डाटा के थ्रू पता लग जाता है कि इतनी ट्रैफिक इजीली इस निश में आ सकती है। अगर क्लाइंट आपको वेबसाइट देता है कोई, वो कहते हैं कि जी मुझे एसईओ करवाऊँ या सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाएँ, तो आपने सबसे पहले क्लाइंट की वेबसाइट ले लेनी है, उसकी निश रिसर्च करनी है। और यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ, क्लाइंट पूछे कितना टाइम लगेगा मुझे रैंकिंग में? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछते हैं और क्लाइंट भी पूछते हैं। तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि जी मैं आपको अभी नहीं बता सकता, आपकी निश चेक करूँगा। अगर निश का कॉम्पिटिशन लो हुआ तो 3 टू 4 मंथ लगेंगे आइडियली। अगर निश का कॉम्पिटिशन मीडियम हुआ तो 6 टू 1 ईयर रैंकिंग में लगेगा। अगर निश का कॉम्पिटिशन हाई हुआ तो 1, 2, 3 साल लगेंगे। ये हम कैसे आइडिया लगाएँगे कि निश का कॉम्पिटिशन क्या है? ये जब आप निश रिसर्च कर रहे होते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के आपको पता लग जाता है कि इस निश का इतना कॉम्पिटिशन है। आप टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स निकाल लेते हो, 10 कॉम्पिटिटर्स देखते हो कि कितने टाइम में रैंक हुए, कितने टाइम में ट्रैफिक ली, कि उनके जो वेबसाइट वीक है, अगर उनका डीआर या डीए या एएस वीक कम है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि निश का कंपटीशन कम है, आप भी इजीली ट्रैफिक लेके आ सकते हो। अगर डीआर या एचरेफ टूल को फॉलो करते हैं इधर ना, सिर्फ एचरेफ की एग्जांपल लेते हैं। अगर डीआर ज़्यादा है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो निश का कंपटीशन ज़्यादा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ट्रैफिक बिल्कुल कम है, डीआर बहुत ज़्यादा है, तो वो साइट स्ट्रांग है, ट्रैफिक अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि निश का कंपटीशन क्या है। निश रिसर्च करने के बाद ही आप टाइम का बता सकते हैं। अब ऑन पेज एसईओ में सबसे पहले आपने क्या करना है, निश रिसर्च कर ली, कीवर्ड रिसर्च कर ली, अब कीवर्ड्स के ऊपर फिर हम कंटेंट पब्लिश करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, क्लाइंट आपको यूँ वेबसाइट देगा। वेबसाइट इस तरह आपको उसने दे दी, मैं इसने इसका डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। क्लाइंट ने आपको ये वेबसाइट दे दी, तो आपने पूरी वेबसाइट को चेक करना है कि ये वेबसाइट कौन-सी है, ये बिज़नेस की वेबसाइट है, ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ये ई-कॉमर्स की वेबसाइट है। अब मैंने जब इस वेबसाइट को ओपन किया तो मुझे आइडिया हुआ कि ये बॉयलर्स की वेबसाइट है। ये क्लाइंट बताएगा कि यूके, यूएस जिस किस में टारगेट करना है। तो ये आइडिया हो जाता है। फिर ये इसने पेजेस बनाए हुए हैं, मतलब इसने यहाँ पे ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं। अब ये मैंने जब वेबसाइट को ऑडिट किया, वेबसाइट ऑडिट की अलहदा क्लास रखूँगा, तो मुझे आइडिया हुआ कि ये जो वेबसाइट है ये बिज़नेस की वेबसाइट है, इसके ऊपर ये बिज़नेस कर रहा है। ये बॉयलर्स को इंस्टॉल करने की सर्विसेज़ दे रहा है, मुझे ये आइडिया हो गया। इसी तरह आपने एक और वेबसाइट ले लें, ये अब वेबसाइट मैंने देखी, मुझे पता लगा कि ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट पे ब्लॉगिंग कर रहा है। ब्लॉगिंग करके ये गूगल एडसेंस से अर्निंग करना चाह रहा है। अब क्या होता है यहाँ पे, ब्लॉगिंग क्या है? आप आर्टिकल पब्लिश करते रहते हो, रिसर्च करके, निश रिसर्च करके। आर्टिकल पब्लिश करते रहते हो, जब उस वेबसाइट पे यूएस, यूके या इंटरनेशनल कंट्री की 20,000 30,000 ट्रैफ़िक हो जाती है, तो आप उस वेबसाइट को एडिसन से अप्रूव करवाते हो, फिर वो एड्स का गूगल आपको पिक करता है। एक ये अर्निंग का वे है ब्लॉगिंग से। पहला मेथड ये हो गया अर्निंग का। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आपके पास 20-30 हज़ार ट्रैफ़िक आ जाए, फिर लोग आपकी वेबसाइट पे ईमेल करते हैं, कहते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक दें। अगर बाहर की ट्रैफ़िक होगी तो वो अच्छा खासा पे करते हैं। 1-1 हज़ार डॉलर का वो आपको आर्टिकल पब्लिश करने का देते हैं। जैसे हम गेस्ट पोस्ट बैकलिंक नहीं बनाते, वैसे ही हमारी वेबसाइट पे भी लोग आके हमें आउटरीच करेंगे और हमें कहेंगे कि जी अपनी वेबसाइट पे लिंक दें, आप कितना चार्ज करेंगे? तो जितना भी आपने बजट रखा हुआ आप उनको वो देंगे और अपनी वेबसाइट पे लिंक डाल देंगे और उससे उनसे बजट ले लेंगे। दूसरा अर्निंग का मेथड ये है जो ब्लॉगिंग से आप लोग अर्न करते हैं। तीसरा अर्निंग का मेथड ये है कि आपने ये वेबसाइट बनाई, ट्रैफिक लाई 30-40 हज़ार, फिर फ्लिपा वेबसाइट है, मोशन इन्वेस्ट है, डिफरेंट ना वो वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट्स बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है। वो आप वहाँ पे जाएँगे, इस वेबसाइट को लिस्ट करेंगे, वहाँ पे इस पूरी वेबसाइट जो आपका एसेट बना हुआ है इसको सेल कर देंगे। मैंने देखा है कि $1000 जो पर मंथ वेबसाइट्स गूगल एडसेंस से कमा रही थी या इसके अलावा कोई भी एड्स वाली कंपनीज़ हैं उनसे अर्न कर रही थी, वही वेबसाइट 2-2 हज़ार पर मंथ अर्न करने वाली $50-50 हज़ार में भी बिकती हैं। एक
जो $1,000 वाली अर्न करने वाली 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार डॉलर की भी बिक रही हैं साइट्स। तो इतना पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में, एसईओ की फील्ड में। अब यहाँ पे ऑन पेज एसईओ का थर्ड स्टेप कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले आपके माइंड की कॉर्नर पॉइंट्स ओपन करूँ, आपके माइंड की थॉट्स को ओपन करूँ। अब जब भी ना जो बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, हर बिजनेस वेबसाइट्स डिपेंड कर रही होती है ब्लॉगिंग की स्ट्रेटजी पे। ई कॉमर्स वेबसाइट हो, बिजनेस वेबसाइट हो, उन्होंने ब्लॉग्स लाजमी लिखे होंगे। ये देखिए ये ब्लॉग्स लिख रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आपका ब्लॉग रैंक होता है ना सर्च इंजन में, तो वो ब्लॉग, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग रैंक होता है, तो ये ब्लॉग ट्रैफिक लेके आता है। ब्लॉग के ऊपर हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड। जब आप ट्रैफिक लेके आ रहा होता है वो ब्लॉग, तो उस ब्लॉग के अंदर फिर हम ना लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट के किसी सर्विस पेज को। जैसे ये जो सर्विसेज दे रहे हैं बॉयलर्स की, इनको लिंक कर देंगे ब्लॉग्स के पेजेस पे। अगर ब्लॉग रैंक हो जाएगा, तो वो जो ब्लॉग, अगर एक पेज जो ब्लॉग का है वो पर मंथ 1000-2000 ट्रैफिक लेके आ रहा है, तो वो लिंक पे क्लिक करके सर्विस पेजेस पे जाएगा, और सर्विसेज पेजेस में या जो भी पेजेस जहाँ पे आप कुछ चीज सेल कर रहे हैं, उधर जाके उन उस पेज के थ्रू उस वेबसाइट ऑनर को, उस वो जो शॉप है इसकी वेबसाइट की, इस वेबसाइट ऑनर को बिजनेस दे के जा सकते हैं। वो सारी ट्रैफिक हम सर्विस पेज पे डाइवर्ट कर देते हैं लिंक्स के थ्रू, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक ऐड करके। वो क्या होता है वो अभी आगे बताऊंगा। ये माइंड क्लियर हुआ कि ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी हर वेबसाइट ऑनर की वेबसाइट पे डिपेंड करती है। हर वेबसाइट ऑनर ने ब्लॉग्स का सेक्शन लाज़मी बनाया होगा। कुछ ऐसी वेबसाइट आ जाती हैं जिन्होंने ब्लॉग का सेक्शन नहीं बनाया होगा, तो आपने फिर उनको बताना है कि आप इधर ब्लॉग का सेक्शन ऐड करें, ब्लॉग्स ऐड करें, ब्लॉग्स लिखें, वो ब्लॉग्स रैंक करके हम ट्रैफिक लाएँगे, उनको भी सर्विसेज़ पेजेज़ में लेके जाएँगे। कुछ ऐसी सर्विसेज़ पेजेज़ होती हैं जिन कीवर्ड का कम कॉम्पिटिशन होता है, आप टारगेट करके वो सर्विस पेजेज़ भी रैंक करते हैं, होम पेज भी रैंक करते हैं। तो वो निश रिसर्च से आपको पता लग जाता है कि ये होम पेज इजीली रैंक हो जाएगा, इसमें हम ये कीवर्ड टारगेट करें, ये सर्विस पेज इजीली रैंक हो जाएगा, इसमें ये कीवर्ड टारगेट करें। तो वो आपको निश रिसर्च में आइडिया हो जाता है। लेकिन कोई बनी बनाई वेबसाइट आ जाए तो उसमें आपने ऐसे करना है। फिर आपने एक एक पेज को चेक करना है, उस पेज को देखना है, उस पेज के ऊपर कंटेंट अपडेट करने वाला है वो करेंगे, खुद से लिखवाना है वो लिखवाएंगे, फिर उस पेज में वो कंटेंट डालेंगे, तो उस बेस पे भी वो पेज भी रैंक होंगे। आपने पेज भी रैंक करने हैं, बट पेज रैंक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो ब्लॉग्स रैंक करके जल्दी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। बाकी पेज सिर्फ रैंक करने हैं, उसकी स्ट्रैटेजी फिर मैं और किसी प्रोजेक्ट में शेयर करूँगा। आज सिर्फ ये मैंने बताना था, एक स्ट्रैटेजी भी बतानी थी। अब ऑन पेज एसईओ शुरू करते हैं। अब ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है boilerhead.co.uk। मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लूँगा ताकि आपके माइंड का एक्सप्लोर हो। ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ये आंसर्ड मशीन वेबसाइट है जो मशीन से रिलेटेड काम करती है। अब ये जो ट्रैफिक है, यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ, ये ट्रैफिक, ये साइट कौन बाय करेगा? ये वो गोरे बाय करेंगे जिनका बिजनेस माइक्रोवेव से रिलेटेड है। वो ये जितनी भी ट्रैफिक है इस वेबसाइट में अपने माइक्रोवेव ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स अगर सेल करें, उनका लिंक लाएंगे लगाएंगे, ये जो जितनी भी ट्रैफिक है वो बाय जाके कर लेगी माइक्रोवेव्स को। तो इससे इससे बेनिफिट ये होगा कि वो ट्रैफिक सारी अपने सेलिंग में वो जो भी चीज़ बेच रहे हैं वो इस वेबसाइट के थ्रू सेल कर देंगे, अगर माइक्रोवेव वगैरह बेच रहे हैं। तो ये बेनिफिट होता है उनको, ठीक है? इसलिए लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट्स लेते हैं। अगर मेरी यहाँ पे स्पोर्ट्स की ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, तो वो जो ट्रैफिक ले रहे हैं ब्लॉग्स, वो सारे अपने लिंक इधर डालेंगे अपनी ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के, तो वहाँ से वो सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे ये सर्विसेज पेजेस की बजाय आप इधर प्रोडक्ट्स के बनाएं लिंक। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या करती हैं, ब्लॉग्स का पेज बनाती हैं, ब्लॉग्स पेज रैंक करते हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके सब ब्लॉग्स में लिंक डालते हैं, उससे उनकी प्रोडक्ट्स सेल हो जाती हैं। ये एक स्ट्रेटजी अलहदा बता दी कि अगर ई कॉमर्स वेबसाइट हो। बट इस पे अलहदा मैं वीडियोज़ आगे बनाऊँगा। बट आज की जो क्लास है वो ऑन पेज एसईओ की है। और ऑन पेज एसईओ का थर्ड स्टेप क्या है वो मैं अभी बताता हूँ कि क्या करना है। आपको क्लाइंट इस तरह वेबसाइट दे देगा, क्लाइंट वेबसाइट देगा। ये अभी मैंने ना डैशबोर्ड एडमिन पैनल ओपन है, इसलिए ये वर्डप्रेस का शो करवा रहा है। आपने जब भी वो देगा वेबसाइट, क्लाइंट हो कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने यूँ डब्ल्यूपी एडमिन लिख लेना है। डब्ल्यूपी एडमिन लिखने के बाद आपके इस तरह ये अभी तो ये ओपन हुआ है ना, लेकिन मैं आपको कहीं और जाके बताता हूँ, वेट अ सेकेंड। अभी ये मैंने ओपन कर लिया इस वजह से। यहाँ पे मैं इनकॉग्निटो मोड में आया। इनकॉग्निटो मोड में ना जब फर्स्ट टाइम आपको वेबसाइट क्लाइंट देगा या कोई भी जो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो वाले देंगे, उनकी वेबसाइट अगर हुई, तो जब आप डब्ल्यू पी एडमिन लिखेंगे तो इस तरह ना लॉग ओपन हो जाएंगी। आपने क्लाइंट को या जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उनको कहना है कि क्रेडेंशियल्स दें। क्रेडेंशियल एक प्रोफेशनल टर्म बोली जाती है जॉब में, ऑफिस में क्लाइंट के साथ। या आपने उनको कहना है कि लॉग इन डिटेल्स दें, तो वो आपको आपका यूज़र नेम दे देंगे या पासवर्ड दे देंगे, तो वो आप ऐड करेंगे, लॉग इन कर लेंगे। एक
एक तो ये होता है, कुछ वेबसाइट ओनर ने ना अपनी वेबसाइट पे सिक्योरिटी लगाई होती है, तो उनका यहाँ पे डब्ल्यूपी एडमिन की बजाय ना यहाँ पे आप लॉगिन लिखेंगे तब ये पैनल ओपन होगा। इन्होंने सिक्योरिटी उस तरह नहीं लगाई, इन्होंने डब्ल्यूपी एडमिन के थ्रू ओपन हो रहा है। अब ये देखें लॉगिन पे भी रिडायरेक्ट करके आ रहा है, मतलब जिनकी ना कुछ ने अब जैसे इसका मैं लॉगिन लिखता हूँ, कुछ ये लॉगिन पे यही शो कर रहा है, रिडायरेक्शन इधर ही आ रही है। कुछ पर्सन क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ डब्ल्यूपी एडमिन को ब्लॉक करके सिर्फ लॉगिन के ऊपर ये ओपन किया होता है ताकि डब्ल्यूपी एडमिन पे कोई हैकर्स एथिक वो जो हैकर्स अटैक करते हैं साइट्स को एक्सेस करने के लिए, वो ना एक्सेस कर सके। तो ये आपने तरीका करना है, ठीक है। आप भी लॉगिन के थ्रू कर सकती हैं। ये पहला स्टेप हो गया। लॉगिन कैसे करना है, जब आप लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट टाइम वेबसाइट को ऐसी आती है। अब यहाँ पे ना क्लाइंट हो या कोई भी जहाँ जॉब कर रहे हैं वो वाले कंपनी वाले आपके, वो आपको कंप्लीट एक्सेस नहीं देते, डेवलपर कंप्लीट एक्सेस नहीं देता, इस वजह से कि आप साइट को ख़राब ना कर दें, तो वो आपको ऑथर एक्सेस देंगे। ऑथर एक्सेस ये मुझे मिली हुई है। ऑथर एक्सेस का ये होता है कि उसमें आपको कंप्लीट फंक्शनैलिटीज़ एक्सेस नहीं होती, मतलब इसमें सारे और भी फंक्शनैलिटीज़ हमें एक्सेस नहीं हो रही, सेटिंग्स होगी, प्लगइन न्यू ऐड करना है, वो इधर नहीं है फीचर्स। जब वो कंप्लीट मुझे एक्सेस देगा फिर वो बाकी फीचर्स आ जाएंगे। तो अभी ये मुझे ऑथर एक्सेस मिली है। अब ब्लॉग पोस्ट अगर आपने जब भी ऐड करनी है, आप ये ब्लॉग पोस्ट मैंने अंडरस्टैंड करना है कि इस वेबसाइट में कहाँ पे ब्लॉग्स पब्लिश हुए हैं। अब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि एडवाइस वाली कैटेगरी में ये ब्लॉग सारे एडेड हैं, तो मैं भी इसी कैटेगरी में ब्लॉग पोस्ट ऐड करूँगा। ब्लॉग पोस्ट करने से पहले ना यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, वेट अ सेकंड। ब्लॉग पोस्ट करने से पहले ना आपको एक आर्टिकल दिया जाएगा। आपने पहले कीवर्ड सर्च में कीवर्ड कंटेंट राइटर को देना है, वो राइटर आपको ये कंटेंट लिख के दे देगा अगर ह्यूमनिटेरियन कंटेंट लिखना है। अगर ह्यूमनिटेरियन नहीं लिखना तो एआई के थ्रू लिख सकते हैं, ये मैंने एआई के थ्रू लिखा है। तो आप एआई के थ्रू भी कंटेंट लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना ऑन पेज एसईओ को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने जब लॉगिन डिटेल्स लेके बैकएंड ओपन कर लिया, आपने कीवर्ड दिया कंटेंट राइटर को, कंटेंट राइटर ने राइट अप कर दिया। अब ऑन पेज एसईओ के स्टेप्स क्या हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका ये टारगेटेड कीवर्ड है, इससे रिलेटेड आपने ना ये पोस्ट टाइटल में ये चीज़ आपने ऐड करनी है। अब ये ना एडिटर है, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स में बिल्डर्स होंगे, एलिमेंटोर हो गया, या इसके अलावा कुछ पेज बिल्डर्स होते हैं। आप पेज बिल्डर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एडिटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये एडिटर है, आप डेवलपर को कह देंगे, पूछ लेंगे कि जी पेज बिल्डर इसमें ऐड है या एडिटर है, तो वो आपको कह देगा जी एडिटर के थ्रू कर लो, इसमें एडिटर ऐड है। कोशिश किया करें एडिटर में और एलिमेंटोर्स में या पेज बिल्डर्स में ये फ़र्क होता है कि एडिटर में थोड़ी एक्सेस कम होती है डिज़ाइनिंग की, एडिटिंग की, और जो पेज बिल्डर्स होते हैं, एलिमेंटोर हो गया या डिफरेंट पेज बिल्डर्स और भी हैं, उनमें ना एडिटिंग की और वो जो फंक्शनैलिटीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं। तो आप एलिमेंटोर के थ्रू जो पेज बिल्डर है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ये जो डिफरेंट एडिटर्स हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं अभी एडिटर के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये मैंने अभी 2025 चल रहा है तो मैं 2025 कर दूंगा 24 की जगह। यहाँ पे आपने पोस्ट टाइटल ऐड करना है। पोस्ट टाइटल क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉगिंग वेबसाइट की एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो है ना, लोडिंग हो रही है, ये जो मेन टाइटल होता है पेज ओपन करने से पहले, तो ये पोस्ट टाइटल होता है। पोस्ट टाइटल बताता है यूज़र को कि आपका नीचे जो कंटेंट है पूरे ब्लॉग का वो किस बारे में है। ये कौन बताता है, ये पोस्ट टाइटल बताता है। पोस्ट टाइटल से यूज़र को पता लगता है कि नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो किस बारे में है। गूगल जो सर्च इंजन है उसका बिजनेस यूज़र से चलता है, अगर यूज़र्स को सेटिस्फाइड करेंगे तो गूगल फिर आपको सेटिस्फाइड करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नीचे जो कंटेंट हमें मिला हुआ है, ये पोस्ट टाइटल हो गया, ये नीचे कंटेंट, ये सारा कंटेंट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर मैं ऑन पेज एसईओ में पहला तरीका ये आपने करना है, हर वेबसाइट के ऊपर यही इसी तरह ही ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करनी है, ठीक है। ये ऑन पेज एसईओ इसकी मैं अभी करके बताता हूँ। अब ना ये साथ साथ मैं ऑन पेज एसईओ भी कर रहा हूँ। ऑन पेज एसईओ में मेन एक चीज़ आ जाती है हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन। ये जो हेडिंग्स हैं ये हमने ऑप्टिमाइज़ करनी होती हैं। सर्च इंजन जो गूगल है बैकएंड पे ये हेडिंग्स जो है ना, हेडिंग्स टैग्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अभी ये पैराग्राफ में है, आपका बैकएंड पे इसका डैशबोर्ड एडमिन पैनल ओपन होगा, ये डैशबोर्ड है, ये पोस्ट पे क्लिक करके आपने पोस्ट पे क्लिक करना है। फिर इमेजेस कैसे ऐड करनी है वो मीडियाज़ के थ्रू होंगी, ये पेजेस हैं, ये बाकी फीचर्स हैं। लेकिन अभी हमने हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करना है। हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन बताता हूँ क्या होता है।
जब भी आपका पोस्ट टाइटल होता है ना, वो हमेशा H1 होता है। हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट बता दूं कि हेडिंग्स होती हैं H1 से लेके H6 तक। जो हेडिंग्स हम रखते हैं ना H1 से H6 तक, H1 आपका पोस्ट टाइटल होता है और H2 आपका H2 से लेके H3 तक। अब ये मैं टेक्स्ट में एक चीज़ बताता हूँ, ये ना H2 टैग है ठीक है, ये टैग लगा हुआ है। अब बैकएंड पे जो सर्च इंजन है वो इन टैग्स के थ्रू हेडिंग्स को अंडरस्टैंड करता है कि ये हेडिंग्स कौन सी है, ये मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, ये कौन सी हेडिंग है। अब ये बैकएंड पे जो सर्च इंजन है वो टैग्स के थ्रू कोडिंग्स है, ये कोडिंग हुई हुई है, कोडिंग लैंग्वेजेस उसके टैग्स डाले हैं, उसके थ्रू ये अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी आपका पोस्ट पूरी होती है ना, ये जैसे ये एक पेज है, इसको हम ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हुई है, पब्लिश होने के बाद वो एक पेज है, ये एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अब हर ब्लॉग पोस्ट में क्या होगा, जो भी आपका मेन होगा ना पोस्ट टाइटल वो H1 होता है, फिर उसके बाद ये जो बाकी सेकंड मेन हेडिंग होती है पेज के अंदर वो हमेशा H2 होगी। ये पेज के अंदर जो हेडिंग है ये H2 है, मेन जो हेडिंग है। अब इस हेडिंग की कोई सब हेडिंग आ जाए वो H3 होती है, ये जैसे ये सब हेडिंग है ये H3 है। इस हेडिंग की कोई सब हेडिंग आ जाए वो H4 होगी। ये अब कैसे पता लगेगा H3 है या वो है, मैं आपको बता देता हूँ। टेस्टिंग था पावर आउटलुक मैं भी चेक कर लेता हूँ। आप एक्सटेंशन को तो भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अभी आपको बता दिए, देखें ये टेस्टिंग द पावर आउटलेट, ठीक है। ये इसके बैकएंड पे वो टैग लगा होगा हेडिंग का, हेडिंग का टैग H2 का डला होना चाहिए। ये कोड व्यू पेज सोर्स में होता है ना, मैं यहाँ पे एक सेकंड इसके पीछे मैं टैग लगा देता हूँ H3। भी यहाँ से शो ही नहीं करा रहा। ये जो है ना ये अब H3 टैग के अंदर होगा। अब इसका टैग ये यहाँ से ओपन हो रहा है या इससे ऊपर कहीं होगा, वहां से ये ओपन हो रहा होगा, बट ये H3 उसके अंदर इंसर्ट होगा, ये आपने चेक कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ये H3 हो गया, H3 की कोई सब हेडिंग होगी वो H4 होगी, फिर H4 की कोई सब हेडिंग होगी वो हम H5 रखेंगे, H5 की कोई सब हेडिंग होगी वो H6 रखेंगे। सर्च इंजन H1 से H6 तक हेडिंग्स को अंडरस्टैंड करता है कि ये हेडिंग मेन है कंटेंट में, सब हेडिंग है या उसकी कोई सब हेडिंग है, तो वो बैकएंड में ये टैग्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये मेरी H2 होगी। अब ये कंटेंट सारा मैं हेडिंग्स ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। हेडिंग्स को जो हम H2 H3 रखते हैं, सर्च इंजन को क्या अंडरस्टैंडिंग होती है इससे वो भी पता लग गया। यूजर्स को ये बेनिफिट होता है कि यूजर्स जब आता है, जब हेडिंग्स हमने प्रॉपर यूं रखी हूँ, हेडिंग मेन हेडिंग सब हेडिंग, ये सब हेडिंग थोड़ी छोटी होगी, मेन हेडिंग थोड़ी बड़ी होगी, ये डिफरेंस यूजर को नजर आना चाहिए। इससे यूजर को ये बेनिफिट होता है कि यूजर्स के लिए कंटेंट को रीड करना आसान होता है, कंटेंट इजीली रीड कर सकता है। अब H2 हेडिंग क्या बताती है मेन हेडिंग कंटेंट के अंदर, वो ये बताती है कि जो नीचे पैरा लिखा हुआ है ये किस बारे में है, ये H2 हेडिंग बताएगी। H3 हेडिंग बताती है कि जो H3 के अंदर ये जो सेक्शन में कंटेंट लिखा हुआ है ये किस बारे में है, ये इस बारे में लिखा हुआ है, ये H3 हेडिंग बताती है। इसी तरह कोई ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट यूजर आके देखते हैं, अगर मैं इसको H2 रखूंगा तो ये नीचे बता रही है कि ये कंटेंट किस बारे में है, ये इस हेडिंग के बारे में है। तो ये यूजर को पता लगता है। बैकएंड पे जो H2 H3 हम करते हैं वो सर्च इंजन्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये है ना, ये वाई चूज को क्या रखना है यहाँ से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कंटेंट राइटर से लिखवा रहे हैं तो उससे आपने पूछ लेना है कि इसको क्या रखा हुआ है। मेन जो हेडिंग होगी वो H2 होगी। अब ये मेन टाइटल पोस्ट वो H1 होता है हर पेज का। अब ये कंटेंट के अंदर जो मेन हेडिंग है ये H2 है, ये भी मेन हेडिंग है, इसको भी हम क्या करेंगे H2 कर देंगे, ठीक है। अब ये नीचे ना इसकी वो सब हेडिंग है, बट इसको H3 कर भी सकते हैं, बट इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में इनका आंसर है। अब ये मुझे लग रहा है कि ये इसकी सब हेडिंग आती है, एक सेकंड, ये हाँ ये देखिए ये थोड़ा छोटा है, ये इसकी सब हेडिंग में आएगा, ये इसकी सब हेडिंग होगी, वो H2 है, ये H3 हो गया, ठीक है। ये H3 हो गया। अब ये ना मेन हेडिंग में आएगा, ये आपने बोल्ड हटा देना ये और H2 यूं कर लेना। कुछ क्या करते हैं कि H2 एक रखते हैं कंटेंट में, बाकियों को H3 रख लेते हैं। आप एक दफ़ा H2 करके बाकी H3 कर लें मेन हेडिंग्स को, लेकिन उसके फिर सब हेडिंग्स H4 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना जब भी फैक्टर्स हो, स्टेप्स हो, टिप्स हो, नीचे आपने ये लिखना होता है, इससे यूजर्स एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। यूजर एक्सपीरियंस जब इंप्रूव करेंगे तो यूजर सेटिस्फाइड होगा, फिर
जो सर्च इंजन है वो आपसे सेटिस्फाइड होगा, वो फिर आपकी वेबसाइट से सेटिस्फाइड होगा, फिर आपकी वेबसाइट को वो बेनिफिट देगा। ये हर एक्टिविटी जो यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है, इसके ऊपर गूगल ने नज़र रखी हुई होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये हो गया। अब ये जो है ये H3 रखनी है, ठीक है, ये H3 हो गया, इसको मैं H3 कर देता हूँ। अब ये पैराग्राफ है, यहाँ से आपने ये पैराग्राफ रखेंगे तो ये पैराग्राफ ही होगा। आपने ये H3 करना है, यहाँ से आपको पता लगेगा एडिटर में ये आए, ये H3 कर दिया, इसको भी आए, ये H3 कर दिया, और ये भी आके बोल्ड हटा के H3 कर दिया। एक सेकेंड, अब यहाँ पे नंबर्स ऐड है तब इधर शो हो रहा है, इधर ये नंबर्स नहीं ना ऐड, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं शो हो रहा। अब ये देखिए होना शुरू हो गया शो। एक सेकंड, ये सारी डिजाइनिंग आपने करनी है। एक सेकंड, ये H3 रखा, ये इक्वल आना चाहिए इसके, इसका क्या हो गया, पहले पैराग्राफ करते हैं फिर नंबर करते हैं। इसका बुलेट हटा देते हैं और फिर इसको, ये हो ही नहीं रहा। लेबर कॉस्ट, इसको आप H3 कर लें, ये इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं हो रहा कोई, तो इसका हम वो हटा देते हैं, ठीक है, इसके भी नंबर हटा दें। ये फॉर्मेटिंग आपने सही करनी है। एक सेकेंड, अब जब भी आप ये करेंगे ना तो ये नंबर या इस तरह की चीज़ें जो सिलेक्ट करेंगे तो ये फिर साथ साथ ये प्रॉब्लम आएगी। मैं शिफ्ट दबा के H3 किया, यार ये मिस्टेक नहीं, क्लिक उस पर मैंने कर दिया, यहाँ से पैराग्राफ किया, इसको भी पैराग्राफ किया, इनको मैं बुलेट्स में रख देता हूँ। ये मैं थोड़ी डिज़ाइनिंग इसकी ना कर रहा हूँ, तो आप अपने एंड के हिसाब से कर लीजिएगा। ये हो गया, ये H3 हो गया। अब ये ठीक है, फैक्टर्स ये हो गए 4 5। अब ये 4 जो है इसको भी मैं फिर हटा दूंगा, ये नंबर सब पे लिखूंगा या किसी पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह मैं 5 को यूँ हटा देता हूँ। ये अब ये मेरी सब हेडिंग्स है ना, तो इस वजह से मैंने इनको H3 रखा हुआ। अब ये मेरी मेन हेडिंग आ गई, एक्सपीरियंस में ऐड कर रहा हूँ, तो ये मैंने H2 रख दिया। ये मेरी वो मेन हेडिंग आ गई, ये मैंने H2 रख दिया। इस स्पेसिंग आपने देख लेनी है कि इनमें इतने इश्यूज ना हो। कुछ थीम्स के इश्यूज भी होते हैं स्पेसिंग में, फिर भी इशू आ रहा होता है, तो आपने वो फिर डेवलपर से कम्युनिकेशन कर लेनी है। अब ये मेन हेडिंग आ गई, इसको मैं H2 कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ये कर लिया। अब ये सब हेडिंग आ गई, इसको मैंने बोल्ड हटा के H3, बोल्ड रख भी सकते हैं बट बोल्ड हटाएं, वो H3 जो हो गया। अगर हेडिंग बुरी लग रही हो तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसी तरह मैंने ये H3 हो गया, बोल्ड हटा देंगे, ये भी H3 हो गया, ये भी H3 हो गया, ठीक है। ये सेटिंग सारी आपने देखनी है। ये भी H3 हो गया, बाकियों को बोल्ड नहीं रखा हुआ तो इसको फिर क्यों रखना। ये अब ये मेरी जो मेन हेडिंग्स आ गई FAQ की, FAQ के बाद आपने ये लिखना होता है, फॉलोइंग आर द FAQs। अब ये क्वेश्चन आगे नंबर्स दे ना दे इट्स अप टू यू, बट मैं नहीं देता, मेरी प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं, क्योंकि नंबर तब देना कि अगर कोई जिक्र हो रहा हो बुलेट्स का कि ये जी टिप्स इतने हैं, इतने स्टेप्स हैं, फिर बात होती है।
एफ का तो पता है कि जी एफ है ये। एफ को मैं H2 रखता हूँ, कुछ क्या करते हैं H3 एफ को रखते हैं, H2 सिर्फ एक कंटेंट में रखते हैं, बाकी एफ को H3 रखते हैं। फिर आपने नीचे H4 करना है एफ को, ठीक है, क्योंकि एफ की सब हेडिंग आ जाती है ना, इस वजह से। अब ये मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, ये हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ। सारी हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप हेडिंग्स को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते हो कि सर्च इंजन उस हेडिंग को इजीली अंडरस्टैंड करे, और यूजर्स के पर्सपेक्टिव में इसलिए करते हो ताकि यूजर इजीली अंडरस्टैंड करे कि ये कंटेंट किस बारे में है, ये हेडिंग्स बता रही होती है। जो कंटेंट के अंदर सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शंस की हेडिंग क्या है वो हेडिंग्स बताती हैं। तो इस वजह से आप हेडिंग्स को भी ऑप्टिमाइज करते हो। तो अब यहाँ पे हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट क्या हुआ कि सर्च इंजन की पॉलिसीज या सर्च इंजन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए हम हेडिंग्स को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाएं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल लफ्जों में मैंने समझाया। अब यहाँ से मैं Q4 हटा रहा हूँ, इसको मैं H3 कर रहा हूँ, और ये इसे जो क्वेश्चन 5 हटा रहा हूँ, इसको मैं अगर मैं नए नंबर रखने हैं फिर सब पे मैं रखूँगा। ये पॉइंट क्लियर कर लें। नंबर अगर नहीं रखने तो फिर किसी पे भी नहीं रखना। ये H3 हो जाएगा। अब ये कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में मैं इसको H2 कर दूंगा, ठीक है। ये कंक्लूजन, अब ये मुझे साथ शायद पैरा भी हो जाए, देखा पैरा ये साथ अटैच था ना, वो उसको भी ये साथ कर रहा था। तो मैं थोड़ी स्पेस दे के करूँगा फिर नहीं होगा, ये देखे नहीं हुआ। अब फिर मैं स्पेस वापस कर लेता हूँ। अब ये चेक करना कि H2 नहीं हुआ, वो पैराग्राफ के साथ डिटेक्ट कर दिया ना उसने। मैं थोड़ा नीचे रख के कर्सर, अभी ये H2 ही है, ठीक है। ये हो गया। अब जी हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन सीख ली कि हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। किसी भी पेज के ऊपर हेडिंग्स ऐसे ऑप्टिमाइज करनी है। ऑन पेज एसईओ में ये जो थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप बता रहा हूँ ऑन पेज एसईओ में, ये एक थर्ड स्टेप आ जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये कंटेंट है ना, होम पेज के ऊपर भी जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो ये हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही आता है। कि आपने सॉरी, मैं इससे चार्जिंग देख रहा था कि मिस्टेकली मैंने गलत बोल दिया अभी जो बोला है। ये जो ऑन पेज एसईओ का थर्ड स्टेप है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा आप कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंडर ही आता है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के जो भी सर्च इंजन की प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को कंटेंट में इम्प्लीमेंट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन था, वो मैंने बता दिया, और पोस्ट टाइटल डालना, ये पहला स्टेप हो गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का। अब सेकंड स्टेप क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। उसके अंदर सेकंड स्टेप जो है, आपने रीडेबिलिटी इंप्रूव करनी है यूज़र की। अगर आपके पैराग्राफ्स बड़े बड़े चंक्स में लिखे हुए हैं ना, तो यूज़र पढ़ेगा ही नहीं। यूज़र को हमेशा 3 लाइनों से ऊपर पैराग्राफ ना हो। अगर कोई ऐसा आपके पास पेज आ जाता है जिसके बड़ा बड़ा पैरा, तो आपने उसको ब्रेक कर देना, डॉट के बाद यूँ स्पेस दबा के इंटर दबा देना, यूँ ब्रेक कर देना बड़े-बड़े पैरा को। अगर कोई नहीं हो रहे तो आप खुद से एंड का वर्ड डालें, ट्रांज़िशन वर्ड्स डाल सकते हैं। फर्दरमोर, दिस, दैट एंड दैट, वो वर्ड डाल के ब्रेक कर सकते हैं कंटेंट के बड़े-बड़े पैराग्राफ को छोटे चंक्स में, ताकि उससे उससे यूज़र की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो, यूज़र इज़िली कंटेंट को रीड कर सके। ये स्टेप हो गया। अब उससे अगला स्टेप क्या करना है, वो मैं बताता हूँ। वो अगर आपने प्लगइन वेबसाइट पे नहीं इंस्टॉल तो आप प्लगइन इंस्टॉल कर लें। अब इसके ऊपर ना योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल था, नहीं तो मैं रैंक मैथ यूज़ करता हूँ, बट उसने मुझे कहा कि आप चेंज नहीं कर सकते, तो मैं फिर योस्ट एसईओ प्लगइन के थ्रू ही इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। बट बेटर ये है कि आप रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल करके उसके थ्रू ऑप्टिमाइजेशन करें, क्योंकि उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं। तो अब योस्ट एसईओ प्लगइन जो है वो हमें ऑन पेज एसईओ की सारी चीज़ें बताएगा। तो हमने 80% अबव जाना होता है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि इस कंटेंट के अंदर जाएँ। वो जो चेकलिस्ट बताएगा ना, चेकलिस्ट मतलब वो यूज़र एसईओ प्लगइन जो पॉइंट्स बताएगा, उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो ये फिर कंटेंट प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। जो भी एसईओ की प्रैक्टिसेस हैं वो मेजर बता देता हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करके आपने काम करना है। अब उसमें हम यूआरएल हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं डायरेक्ट हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ, बट ये वो यूएस एसईओ प्लगइन कहेगा कि जी इसमें हेडिंग्स ऑप्टिमाइज करें, लिंक्स डालें। वो भी मैं आगे बताता हूँ कि सेकंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या फॉलो करना है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का सेकंड स्टेप बताने लगा हूँ।
पहला स्टेप हो गया, अब सेकंड स्टेप करते हैं। मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ, फिर आके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अब जो अगला स्टेप है वो है इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक के बारे में। इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ना, ये हमारी वेबसाइट का माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में ये मल्टीपल पोस्ट है, अब ये पेजेस है मल्टीपल, ठीक है। अब इंटरनल लिंक क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ बताता हूँ। एक इंटरनल लिंक कहते हैं कि आपकी ही वेबसाइट का पेज, मतलब मैं और सिंपल करता हूँ। इंटरनल लिंक कहते हैं कि यूज़र अगर उस लिंक पे क्लिक करे तो वो आपकी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे चला जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल लिंक। दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक हम कहते हैं कि यूज़र उस लिंक पे क्लिक करे और आउटसाइड द वेबसाइट किसी भी दूसरी वेबसाइट पे चला जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। तो हमने हमेशा 4 से 5 मिनिमम नेचुरल जो एडजस्ट हो सकते हैं वो इंटरनल लिंक लगाने हैं, और 2 से 3 एक्सटर्नल लिंक लगाने हैं, मैक्सिमम 2 लगा लें। लेकिन अगर कंटेंट की लेंथ कम है तो फिर आप 3 इंटरनल लिंक कर लें और 1 अदद एक्सटर्नल लिंक कर लें, वो कंटेंट की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। बट मैक्सिमम 4-5 इतने होने चाहिए इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक का बेनिफिट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई और एक वेबसाइट लेके बता रहा हूँ, तो अब ये देखें, ये जैसे ये इंटरनल लिंक लगा हुआ है, हाउ टू रिप्लेस जी माइक्रोवेव। अब यूज़र जब लिंक पे क्लिक करे तो इंटरनल लिंक, जो भी आप जिस भी वर्ड के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर लगाएंगे तो उस लिंक पे क्लिक करे तो उस जिसके ऊपर लिंक लगा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन उस करंट पेज पे कहीं भी एग्जिस्ट ना करे। यूजर उस लिंक पे क्लिक करके किसी और दूसरी वेबसाइट के ऊपर, वो वेबसाइट कह रहा हूँ सॉरी, किसी और दूसरे पेज के ऊपर जाए, वहां से वो इंफॉर्मेशन ले। जैसे मैं माइक्रोवेव सेव करता हूँ तो मैं यहाँ पे माइक्रोवेव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी ले रहा हूँ, मतलब माइक्रोवेव सेफ्टी के ब्लॉग्स ये सारे लिखे हुए हैं। इसी तरह मैं इसके ऊपर जी डोर हैंडल रिप्लेसमेंट गाइड पे क्लिक करता हूँ तो इसकी इंफॉर्मेशन ना और कहीं नहीं है पूरे ब्लॉग में, ये यहाँ से मुझे मिलेगी। ये किधर गया, दोबारा क्लिक करता हूँ, वेट अ सेकंड। जी ई डोर माइक्रोवेव हैंडल पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया 5 इजी स्टेप्स टू रिप्लेस, ये देखें जी ई माइक्रोवेव डोर हैंडल, ये सारी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो इंटरनल लिंक जब भी लगाएंगे तो आपने ये देखना है कि करंट उस पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन उस वर्ड, उस सेंटेंस या उस कीवर्ड के ऊपर मौजूद, उस कीवर्ड की मौजूद ना हो। अगर वर्ड पे लगा रहे हैं उस वर्ड की मौजूद ना हो, अगर सेंटेंस की लगा रहे हैं उस सेंटेंस की मौजूद ना हो, अगर किसी एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर लगा रहे हैं तो उस कीवर्ड की इंफॉर्मेशन उस करंट पेज पे मौजूद ना हो। ये पॉइंट क्लियर। दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक हम कहते हैं कि यूजर उस लिंक पे क्लिक करे, वो आउटसाइड द वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन ले ले, तो उस, अगर किसी वर्ड पे लगा रहे हैं उस वर्ड की, किसी कीवर्ड पे लगा रहे हैं उस कीवर्ड की, अगर किसी सेंटेंस पे लगा रहे हैं तो उस सेंटेंस की इंफॉर्मेशन आपके उस करंट पेज पे भी मौजूद ना हो, आपके वेबसाइट के किसी और दूसरे पेज पे भी मौजूद ना हो, वो उस लिंक पे क्लिक करे, आउटसाइड द वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके इंफॉर्मेशन ले ले। तो वो एक्सटर्नल लिंक उन वर्ड, उन सेंटेंस, उन कीवर्ड के ऊपर लगाना है। ये पॉइंट क्लियर। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि जी इंटरनल लिंक कहाँ पे लग सकता है। मतलब मिनिमम जितनी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊँ, लेकिन जितने पॉसिबल हुए वो हम लगाएंगे। अब ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं ये नीचे यूएस रेसिपी प्लगइन बता रहा है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि मैं वो देखते नहीं हूँ, पहले ये सारी फिक्स कर लेता हूँ, फिर वो खुद बहुत ग्रीन हो जाता है। यहाँ कहीं पे होगा जी, पहले तो होम पेज तो मस्ट है, कहीं बॉयलर हट लिखा होगा ना तो उधर ये होम पेज का यूआरएल मैं एज इट इज डालूंगा, बॉयलर हट। बॉयलर हट कहाँ लिखा हुआ है? बॉयलर हट, ये देखें, ये यहाँ पे आ गया, ये इधर कंटेंट के अंदर कहीं होना चाहिए जी। होगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखें, हाँ ये मैं यहाँ पे, जब भी आपने ना लिंक लगता कैसे है, वो लिंक मैंने कॉपी कर लिया, ये ठीक है। ये लिंक का सिंबल होता है, इसके ऊपर यूँ क्लिक करेंगे, ये बिल्डर्स के ऊपर भी ऐसी लिंक का होगा, आपने बस ढूंढना होगा। अगर पेज बिल्डर के थ्रू कर रहे हैं, अगर किसी एडिटर के थ्रू कर रहे हैं तो ऐसे होगा। अब यहाँ पे मैं पहले अप्लाई नहीं करूँगा, मैं पहले सेटिंग्स में जाऊँगा, मैं ओपन इन न्यू टैब, हमेशा आपने एक्सटर्नल लिंक को, इंटरनल लिंक को ओपन इन न्यू टैब करना है। इसका बेनिफिट ये होता है कि यूज़र जब क्लिक करता है ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि यूज़र उस पेज पे नहीं इसी ओपन होता है, ये नए पेज के ऊपर जाके ओपन होता है। तो लिंक को आपने बोल्ड करना होता है ताकि यूज़र को लगे कि इधर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। ये एक लिंक हो गया इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक भी लगाएंगे एक्सटर्नल। अब मैं देखता हूँ कि जी और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है। एक ये हो गया,
अब मैं ये वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ ताकि इससे मुझे पता लगे कि कौन सी और कैटेगरी का लग सकता है। बॉयलर टाइप, देखिए बॉयलर टाइप का जिक्र होगा क्योंकि बॉयलर टाइप मैंने वर्ड देखे उधर आया हुआ था। बॉयलर टाइप, यहाँ पे कंबाइन इंस्टॉलेशन है। मैं कंटेंट पूरा रीड करूँगी कहाँ कहाँ पे आ सकता है। मंथली बिल जो कि यहाँ से आपको ना आइडिया मिल जाएगा कि इस जगह पे आप लिंक्स डाल सकते हैं, ठीक है। The average installing UK ranges, however the price depends। कॉम्बी बॉयलर्स, देखें कॉम्बी बॉयलर्स का इधर कहीं जिक्र होना चाहिए, होगा बल्कि ये देखें इस पेज, ये हमारी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के। अब ये कॉम्बी बॉयलर्स इधर आ सकता है इजीली। कॉम्बी बॉयलर्स, बॉयलर्स टाइप्स का जिक्र है ना, तो ये कॉम्बी बॉयलर्स का उधर इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में दी हुई है। इधर सिर्फ लाइन लिखी हुई है थोड़ी बहुत, तो उधर डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो यूज़र जाके इजीली वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेगा। ये दूसरा हो जाएगा, यूँ मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। सिस्टम वायरलेस भी होगा, ये सिस्टम वायरलेस आ गया। अब ये पेज देख लेने हैं कि उन वो पेज अक्सर मेंटेनेंस में होते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद होती, तो वो देख लेना कि सिस्टम वायरलेस की इन्फॉर्मेशन मौजूद है ना उधर, ये देखें ये है। तो हर पेज का इस तरह आपने चेक कर लेना है, सिस्टम वायरलेस की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो मैं इधर आऊँगा, सिस्टम, अब एक लाइन लिखी हो तो फिर इसका मतलब यही है कि जी इन्फॉर्मेशन इतनी है नहीं, तो वो यूज़र उस लिंक पे क्लिक करके किसी दूसरे पेज से जाके इन्फॉर्मेशन ले ले। अब मैं यहाँ से सेटिंग्स में आऊँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँगा, मैं इसको बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। ये सिस्टम वायरलेस भी हो गया, 2 3 3 ये हो गए। अब मैं देखता हूँ और कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है इंटरनल लिंक, 4-5 होने चाहिए। लिंक पे यूज़र क्लिक करेगा तो यूज़र ये एक्टिविटी गूगल देख रहा होता है कि यूज़र ज़्यादा देर आपके पेज पे रहे या आपकी वेबसाइट के पेजेस पे रहे, मूव ऑन करता रहे। तो ये एक अच्छा सिग्नल जाता है गूगल को, ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करे आपकी वेबसाइट के ऊपर, जितने ज़्यादा लिंक लगे होंगे उतने ज़्यादा गूगल हमारी ही वेबसाइट पे घूमता रहेगा, ठीक है। वॉलेट टाइप, लेबर कॉस्ट कंसिडरिंग, अब जब आपको एक्सपीरियंस होता हो जाएगा फिर आप इसी तरह कंटेंट को ओवरव्यू करके आपको आइडिया हो जाएगा कि इधर इधर लग जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा ये लिंक लगा दिए ना कॉम्बी बॉयलर पे, फिर दोबारा बार बार कॉम्बी बॉयलर पे ही नहीं लगाना, जस्ट एक दफ़ा एक, ये यहाँ पे मैं ही बता रहा था, सॉरी मैंने एक वीडियो पॉज कर दी थी। हाँ, एक दफ़ा अगर लिंक लग गया ना कॉम्बी बॉयलर पे, फिर कॉम्बी बॉयलर पे दोबारा नहीं लगाना। एक दफ़ा वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ, मैं एक ही अल्फ़ाज़ रिपीट करता जाऊँ, क्या होगा, आप बोर हो जाएँगे। इसी तरह यूज़र बार-बार देखेगा कि जी एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस पे बार-बार लिंक लगा हुआ है, तो यूज़र बोर हो जाएगा। तो एक लिंक पे एक दफ़ा लिंक लग गया, तो वो दोबारा बार-बार नहीं लगाना। अब ये जो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, यही चीज़ें आपने क्लाइंट की वेबसाइट के पेजेस पे देखनी है। अगर वहाँ पे ये मसला-मसला हुआ, आपने यही चीज़ें उधर फिक्स करनी है। इस तरह यही प्रोसेस उसके पेजेस का ऑडिट हो रहा है, जैसे मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर देख रहा हूँ। आपने वो पेजेस पे अगर मसला-मसाला है, उसको बताना है, ये मसला-मसाला है, ये हम फिक्स करेंगे। यही ऑडिट रिपोर्ट में हम चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑडिट रिपोर्ट की भी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट उसके अलहदा क्लास रखेंगे, जिसमें एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा था। अब यहाँ पे मुझे ना 3 टोटल लग रहे हैं कि इंटरनल लिंक ऐड हो सकते हैं, बाकी और अभी एज़ सच मुझे उस तरह रेलेवेंट नहीं मिला। यहाँ एक और चीज़, आपका जो भी इस पेज के ऊपर टारगेटेड कीवर्ड होगा ना, अगर आप एग्ज़ैक्ट उसी कीवर्ड के ऊपर देंगे तो उससे सिग्नल जाता है उस पेज को, तो वो एग्ज़ैक्ट टारगेटेड कीवर्ड ईज़िली रैंक होगा, ठीक है? जल्दी रैंक होगा। तो ये भी आप जब इंटरनल लिंक करें तो एग्ज़ैक्ट कीवर्ड के ऊपर जब देंगे तो वो प्लस पॉइंट होता है। हर पेज में 3, 4, 5 इंटरनल लिंक देने हैं। एक पेज जिसको आपने ज़्यादा रैंक करना है, जल्दी रैंक करना है, तो हर पेज में उसका इंटरनल लिंक तो मस्ट डालें, नेचुरल रेलेवेंट करके। अगर कहीं रेलेवेंट नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, मैं आप बता देता हूँ। आपने करना ये है कि आपने देखना है कि इसके ऊपर फॉर एग्जांपल सिस्टम में और कोई पेज उठाता हूँ, वेट ए सेकंड, हीटिंग सर्विसेज, हीटिंग सर्विसेज है ना, आपने हीटिंग सर्विसेज इज द टारगेटेड कीवर्ड, आप चाह रहे हैं कि इस कंटेंट में मैं हीटिंग सर्विसेज डालूँ। आप कोई भी यूँ सेक्शन उठाएंगे, चैट जीपीटी की तरफ जाना है। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये समझें कि आपका ना एक वो कंटेंट को स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं। जैसे ग्रेप्स की एग्जांपल है, ग्रेप्स क्या करते हैं, अंगूर के गुच्छे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। वैसे ही पेजेस इंटरनल लिंक के थ्रू आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होते हैं। जैसे एक घर नहीं होता, घर में कमरे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग घर बनता है वो। इसी तरह
वेबसाइट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनता है। जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी रैंकिंग भी हमें मिलेगी, उतनी जल्दी हम सर्च इंजन की नज़र में हमारी वेबसाइट बेस्ट परफॉर्म करेगी। हाँ, एडिट दिस कीवर्ड, मेरा कीवर्ड क्या था? ये कीवर्ड मैंने जाना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऑन पेज एसईओ की जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, अब सेकंड पार्ट में ये क्लास वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें ना एडिट दिस कीवर्ड हमने क्या करना था कि फॉर एग्जांपल आपको कोई कीवर्ड नहीं मिलता तो आपने ये जो पेज है ये किस कीवर्ड के ऊपर टारगेट किया हुआ है? न्यू बॉयलर के ऊपर, न्यू बॉयलर कोड्स के ऊपर ये पेज टारगेटेड है। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा, मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा एडिट दिस कीवर्ड। अब वो ना कोड्स के ऊपर टारगेटेड है, एडिट एडिट दिस कीवर्ड नेचुरली इन बिलो। तो आगे जो मेरा पैराग्राफ है वो मैं इधर ऐड अप कर दूंगा। पैराग्राफ क्या है वो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। पैराग्राफ मेरे जो मैंने अभी कंटेंट डाल रहा था ना वो इस पैराग्राफ में मैं इंटरनल लिंक डालना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा। अब चैट जीपीटी आपका असिस्टेंट है, टूल नहीं है। इसको असिस्टेंट की तरह काम करेंगे तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अब ये देखिए इसने कहीं ऐड किया होगा, व्हेन डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ न्यू गैस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन हर 4 बेडरूम होम शी टर्न टू बॉयलर हट। ये देखें, अब यहाँ पे इन हर 4 शी टर्न टू बॉयलर हट, ये इसने नेचुरल ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर ना मैं होम पेज का लिंक डाल सकता हूँ क्योंकि उधर मेरा टारगेटेड कीवर्ड ये है, तो इसके ऊपर मैं होम पेज का लिंक डाल सकता हूँ। आप इसको एज इट इज़ यूँ कॉपी करें, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे वो जो मेरा ये वाला, यहाँ पे मैं एज इट इज़ पेस्ट करूँगा तो मैं ये होम पेज का लिंक इस एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले होम पेज का इधर डाल दिया है तो इस वजह से मैं इधर दोबारा एज इट इज़ नहीं डाल रहा। मैंने बस आपको तरीका सिखाने के लिए ये चीज़ बताई है। तो आप अगर 3-4 लिंक हो गए हैं, आप और भी पेजेस के लगाना चाह रहे हैं, आपको कोई नेचुरल कहीं रेलिवेंट इंटरनल लिंक एडजस्ट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, तो आप इस मेथड के थ्रू इंटरनल लिंक ऐड कर लेंगे। ये पॉइंट क्लियर। अब एक्सटर्नल लिंक की बात करते हैं। इंटरनल लिंक में कोशिश करें कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड हो। एक्सटर्नल लिंक का भी बताता हूँ। एक्सटर्नल लिंक का आपने देखना है कोई ऐसा वर्ड जिसकी इन्फॉर्मेशन इस पूरी पेज पे मौजूद ना हो और आपकी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर भी मौजूद ना हो। मैं अब देखता हूँ, अब फॉर एग्जांपल ये वर्ड एक मिला मुझे, HVAC सर्विसेज, ये क्या होती हैं मुझे नहीं पता। मैं इसको सर्च फॉर इन गूगल करूँगा। अब आपने कोशिश करनी है जो HVA सर्विसेज है ना, जिस कंट्री में आपकी वेबसाइट टारगेटेड है आप उस कंट्री में जाके ये वाला कीवर्ड सर्च करें ताकि उधर की वेबसाइट हो। और आपने टॉप 5 साइट्स में से इंटरनल लिंक लेने हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि वो हाई अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स होती हैं, इस वजह से। अब मैं यहाँ से सर्च इंजन लोकेशन चेंज कर लूँगा। पहले आपने गूगल यूके में जाना है, नीचे पाकिस्तान शो हो रहा है तो आपने पाकिस्तान की बजाय यूके में जाना है। सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है ये अभी ये साथ साथ आप लोग देख रहे हैं। रिजल्ट रीजन में जाके आपने यहाँ पे लिखना है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किया, इसके बाद आपने गूगल सर्च पे क्लिक कर दिया, ये देखें ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं वही जो कीवर्ड है मेरा HVAC, अब ये मुझे सर्च में यूके सर्च इंजन का रिजल्ट देगा। हाँ जी, ये मुझे जो वेबसाइट है हीटिंग एयर कंडीशनिंग, ये मुझे थोड़ा लग रहा है कि अब इस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं इसका लिंक डालता हूँ तो इधर HVAC का जिक्र स्टार्ट में मौजूद होना चाहिए। HVAC सर्विसेज क्या है? HVAC हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, प्लांट प्रिवेंशन, मेंटेनेंस, रिएक्टिव एंड इमरजेंसी। अब यही सर्विसेज मुझे लग रहा है कि ये मैं दे रहा हूँ, तो इस वजह से ये कहीं हमारी वेबसाइट पे HVAC का जिक्र होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसको मैं नहीं ऐड करता, मैं कोई और ऐड अप कर लेता हूँ। आपको अगर फॉर एग्जांपल नहीं कोई मिल रहा तो अब यहाँ पे मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, कोई और आपको नहीं रेलिवेंट लिंक मिल रहा, आप यूके के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसा वर्ड हो जो ECO4 प्रोग्राम। मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, इसको देखते हैं। अगर प्रोग्राम लिखते हैं
इसी फ्यू द स्कीम ग्रांट्स, ये इनकी ना वो ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। अब ये एक्सटर्नल लिंक लग सकते हैं, रेलिवेंट है, ये देखें, ये लोडिंग हो रही है, ओपन तो हो जाए। बैटरी भी लो होगी, अभी बैटरी भी मुझे चार्जिंग लगानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ये आप इसकी इसका लिंक डाल सकते हैं, ये डाला, ई सी ओ फोर। अभी देखिए देखें ये रेलिवेंट लिंक लग रहा है। अब मैं आऊँगा, ये मेरा, अब मतलब बाकी मुझे थोड़े रेलिवेंट नहीं मिल रहे, बट जो रेलिवेंट है उसका मैं एक अदद का लगा दूंगा, ठीक है। इस तरह आपने देखना है कि वो रेलिवेंट हो। जो इंटरनल लिंक कह रहा हूँ, सॉरी, एक्सटर्नल लिंक, अभी एक्सटर्नल लिंक रेलिवेंट है। तो बाकी अगर ज़बरदस्ती नहीं लगाने के, मस्ट हैं दो ही लगाने हैं, जो नेचुरल मिल रहा हो, नेचुरल लग रहा हो वो लगाना है। जो नहीं लग रहा फॉर एग्जांपल तो उसको आपने छोड़ देना, उसको नहीं लगाना। ये ओपन न्यू टैब में ऑलरेडी है, ये अभी यहाँ से बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये इंटरनल लिंक भी हो गया, एक्सटर्नल लिंक भी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का कंसेप्ट आप लोगों को पता लग गया होगा। अब बात करते हैं और ऑन पेज एसईओ का जो मैंने थर्ड स्टेप था उसमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में। इससे पहले हमने हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के जो अंदर आती है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये हम कर रहे हैं सारी। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का ये समझ लें कि उसकी सब टाइप है। एक तो ये काम करना है, दूसरा हमने क्या किया, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक ऐड कर दिए, ये काम किया। तीसरा काम हमने किया कि पेजिनेशन की, मतलब पेजिनेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे नेविगेशन नहीं होती, इजी टू नेविगेट हो, या सिंपल लफ्ज़ों में ना, पेजिनेशन का कंसेप्ट मैं अब आपको कैसे बताऊं। पेजिनेशन है ना कि पेज को ना बड़े बड़े सेक्शंस को हमने, मतलब पेजिनेशन का कंसेप्ट छोड़े, मैं बाद में बताऊंगा। पहला स्टेप मैंने बताया हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा स्टेप मैंने बताया कंटेंट के अंदर इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक ऐड करनी है, वो कंटेंट के लेंथ पे डिपेंड करेगा। थर्ड स्टेप मैंने ये बताया कि बड़े बड़े सेक्शंस को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करना है। अब उससे अगला स्टेप क्या है, वो आपने जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा ना, ये आप एसईओ ही कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड होगा उसको फोकस कीवर्ड में रखना है। प्राइमरी कीवर्ड ये है ना, अब ये फोकस कीवर्ड में जो आपका मेन कीवर्ड होगा, मेन जो कीवर्ड आपने टारगेट किया है वो किस में हम ऐड करेंगे, वो फोकस कीवर्ड में ऐड करेंगे। आपके फॉर एग्जांपल ये कोई भी आपकी है ना, क्या उसको कहते हैं, वेबसाइट है, कोई भी ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, कोई पेज कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे मेरा होम पेज होता और वो होम पेज, यहाँ पे तो होम लिखा होता पोस्ट टाइटल, बट उस होम पेज के अंदर मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड होता, जैसे इधर हमने ना न्यू बॉयलर होम पेज जो टारगेट किया हुआ है ना, वो न्यू बॉयलर के ऊपर टारगेट किया, इसका कंपटीशन कम था, वॉल्यूम ज़्यादा था। तो इसी तरह आपने होम पेज के ऊपर वो कीवर्ड टारगेट करना है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, कंपटीशन कम हो, और वो ओवरऑल आपकी मेन सर्विस हो। न्यू बॉयलर की ये सर्विसेज देते हैं, तो हमने उसी को ही होम पेज पे टारगेट किया हुआ है। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से जो भी आपकी वेबसाइट का होम पेज हो, सर्विस पेज हो, जिस भी कीवर्ड के ऊपर आपने टारगेट किया हुआ है, फोकस कीवर्ड में हमेशा वो कीवर्ड डालते हैं जो आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड होता है। मेरा इधर मेन प्राइमरी कीवर्ड क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सेंट्रल गैस सेंट्रल हीटिंग, वेट अ सेकेंड, गैस सेंट्रल हीटिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। मैंने इधर टाइप करके देखा है, पहले वो मिस्टेकनली गलत टाइप हुआ हुआ था, वो कॉपी हुआ होता ना, तो अभी मैंने टेस्ट कर लिया उसको, यहाँ पे मैं करूँगा। ये देखें, अभी फोकस कीवर्ड इसमें आ गया, ये ग्रीन होने चाहिए, दोनों ग्रीन होंगे तो बेटर है, ग्रीन नहीं होंगे तो आपने फिक्स करते जाना है। अब ये नीचे बताया जाएगा, इमेजेस नहीं है इस पेज में, ठीक है जी। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ वो हम कर लेते हैं, एसईओ टाइटल विड्थ ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ना ये नीचे देखिए, मैंने इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक डाल दिया, ठीक है। कीवर्ड ऑन पेज एसईओ के जो स्टेप्स है ना, ये प्लगइन्स खुद ही बता रहे हैं। पहला जो स्टेप, ये इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, यहाँ पे कहीं ऑप्शन होगी इंटरनल लिंक, ये आउटबाउंड लिंक को एक्सटर्नल लिंक कहते हैं, ठीक है। आउटबाउंड लिंक हो गया, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक जो मैंने कहा था। हेडिंग्स प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हैं, H2 H3 वो भी ये बता रहा है कि हेडिंग्स जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हों। इधर कहीं जिक्र कर रहा होगा, ये देखें, की फ्रेज इन 7 ऑफ योर H2 एंड H3 सब हेडिंग्स रिफ्लेक्ट द टॉपिक ऑफ योर कॉपी, गुड जॉब। मतलब पहला स्टेप क्या है जो मैंने बताया, हेडिंग्स प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड, वो ये वाला पॉइंट फुलफिल हो जाता है। दूसरा मैंने बताया इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक ऐड करने, वो ये यहाँ से फुलफिल हो रहा है। अब इसके अलावा जो भी आपका मेन
कंटेंट होगा ना, कंटेंट के पहले पैरे में ना आपका मेन कीवर्ड मस्ट आना चाहिए। अब इस कंटेंट में मेरा मेन कीवर्ड कौन सा है? ये वाला। अब ये वाला जो कीवर्ड है ये इधर आ रहा है, ये आ रहा है गैस सेंटर हीटिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज इट इज आ रहा है, तो आपने नेचुरल पहले पैरे में वो कीवर्ड इंसर्ट कर देना। वो मैंने कर दिया। उससे अगला स्टेप क्या जी? टेक्स्ट लेंथ कंटेंस। टेक्स्ट लेंथ ना आपकी कंपिटेटर्स पे डिपेंड करता है। आपने उस कंट्री में जाना है, कीवर्ड पुट करना है, टॉप 10 के कंटेंट की लेंथ को काउंट कर लेना है। वो एवरेज काउंट आपकी होनी चाहिए। जो भी आपके कंटेंट की लेंथ होगी ना उस, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कीवर्ड है, मैं इसकी एवरेज कंटेंट लेंथ क्या हुई मैं कैसे चेक करूं? मैं इधर जाऊंगा, मेरा ये जो यूके वाला सर्च इंजन, ये हाँ, इधर मैं आऊँगा, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब मैंने ये पहला पेज ओपन कर लिया, फिर दूसरा पेज ओपन कर लिया इस वेबसाइट का, ये इस वेबसाइट का तीसरा पेज ओपन कर लिया। ये पेजेस हैं, पूरी वेबसाइट नहीं रैंक होती। मैंने शुरू में पहली क्लास में ये बात बताई थी, हमेशा वेबसाइट के पेजेस रैंक होते हैं। इसकी आपने वर्ड्स काउंट देख लेने हैं। ये अब मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, इसका वर्ड काउंट देख लें, फिर इसका वर्ड काउंट देख लें, फिर ये इसका देख लें वर्ड काउंट, सारा एंड तक स्क्रॉल करना है। वर्ड काउंट देखने के बाद आपने एक एवरेज काउंट कर लेनी है कि जी ये वर्ड काउंट हो, ठीक है। ये फिर जो वर्ल्ड काउंट आपका होगा वो कंपिटिटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वर्ल्ड काउंट डिपेंड इस प्रकार होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन कंपिटिटर्स काम कर रहे होते हैं तो हमने उनके मुताबिक ही वेट करना है ना, और वो रेलिवेंट होगा तो हम उनसे बेटर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या है जी? की फ्रेज इन स्लग। की फ्रेज जो आपका मेन फोकस कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड होता है ना, वो स्लग में हो। ये फोकस कीवर्ड को प्राइमरी कीवर्ड भी कह रहे हैं, ठीक है, मेन प्राइमरी कीवर्ड स्लग के अंदर इंक्लूडेड है जी, इंक्लूडेड है। अब इसने ये पूरा पोस्ट टाइटल नहीं डालना, ये 75 कैरेक्टर्स के अंडर होना चाहिए स्लग। रैंक वन प्लगइन ये बताता है कैरेक्टर्स भी की लेंथ भी, बट ये नहीं बता रहा। तो अगर आपका कोई लॉन्ग टेल एफएक्यू वाला कीवर्ड है तो आपने उसको शॉर्ट करके मेन जो ओ कीवर्ड के मेन वर्ड्स होते हैं ना, वो आप प्रॉपर सेंस दे रहे हो उसको ऐड करना है। जिसमें तो चले हमारा मेन कीवर्ड है ही इतने 70 का है, तो हमने वो प्राइमरी कीवर्ड इधर स्लग में डाल दिया। स्लग क्या होता है? स्लग जो होता है ना, फॉर एग्जांपल ये जो है ना डोमेन नेम के आगे ये स्लग है, ठीक है। अब यूआरएल को भी, मतलब ये यूआरएल डोमेन नेम के आगे जो यूआरएल होता है आपके पेज का वो स्लग होता है। यूआरएल स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, यूआरएल भी कहते हैं। यूआरएल प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। अब इस वेबसाइट पे मसला ये है ना कि प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है यूआरएल। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट है, तो ये अभी हम यूआरएल ऑप्टिमाइज्ड ही कर रहे हैं इस पेज का। वो क्या है? डोमेन नेम आए, डोमेन नेम के बाद कोई इस पेज को ओपन करे तो ये वाला यूआरएल आना चाहिए। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जब हम मेन कीवर्ड डालते हैं यूआरएल में, तो वो बताता है, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम बॉयलर है। अब ना ये बॉयलर्स की ये वाला है, ठीक है। अब मैं इसका बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इसमें मेन कैसे ये सही होना था, ये डोमेन नेम स्लैश ये बॉयलर्स आना चाहिए था, फिर स्लैश के आगे सिस्टम बॉयलर आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बैकएंड पे देखिए बॉयलर टाइप लिखी हुई है, तो ये यूआरएल गलत है। करेक्ट यूआरएल क्या होगा? डोमेन नेम, डोमेन नेम के बाद ये बॉयलर तक आना चाहिए था जहाँ पे मेरा हाईलाइट है, उसके बाद ये स्लैश आनी चाहिए थी, ये टाइप्स नहीं आना चाहिए था। स्लैश डाल के फिर सिर्फ सिस्टम बॉयलर आना चाहिए था। वो यूआरएल प्रॉपर फिक्स होता और सही होता। अब इस पेज का हम ये यूआरएल यूँ फिक्स कर रहे हैं। बैकएंड पे ना डेवलपर ने थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम की हुई है, तो उसको हम कम्युनिकेट करके फिक्स कराने की कोशिश कर रहे हैं कि फिक्स हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये यूआरएल जो होता है ये कैसे सही होगा हर पेज का, वो ऐसे सही होना चाहिए, ठीक है। अब यूआरएल जो में आपको पता लगता है कि नीचे जो आपका पेज है वो किस बारे में है। यूआरएल आपके पेज का एड्रेस होता है। जैसे आपने कहीं जाना हो, किसी भी बंदे के एड्रेस गूगल मैप में डाल के जाते हैं, तो इसी तरह गूगल का क्रॉलर या यूज़र जब भी वेबसाइट के पेज पे आते हैं तो वो यूआरएल के थ्रू आ रहे होते हैं। लिंक नहीं देते आपके, यार ये लिंक ज्वाइन करो। वो लिंक एड्रेस होता है, उस लिंक के थ्रू वो पेज तक पहुंच रहा होता है, तो ये लिंक आपके वेबसाइट के पेज का एड्रेस है। ये पॉइंट क्लियर? अब ये स्लग में आ गया। अब आगे बात करते हैं जी, ये भी ओके ओके हो गया। इमेजेस की बात करते हैं। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ। अब ये जैसे मैंने कीवर्ड डाला है ना, ये जो मेन कीवर्ड है ना सर्प में, ये मेन कीवर्ड कह रहा हूँ, ये मेन जो है ब्लू वाला जो अंडरलाइन हुआ है, ये मेटा टाइटल होता है। मेटा टाइटल सर्प सेक्शन में यूजर को ये बताता है कि आपका पेज जो है वो किस बारे में है। और मेटा डिस्क्रिप्शन
यूज़र को ये बताती है कि आपके जो मेटा टाइटल है, मेटा टाइटल वो सॉरी मैंने पॉज़ कर दी थी। 2 सेकंड के लिए मैं बता देता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। मेटा टाइटल जो है वो ये बताता है कि आपका पेज किस बारे में है, यूज़र को बताता है सब सेक्शन में। अब यूज़र को तो ये सब सेक्शन शो हो रहा है। मेटा टाइटल की बेस पे यूज़र क्लिक करता है और मेटा जो डिस्क्रिप्शन है, ये बताती है कि आपके इस पेज की ओवरऑल समरी क्या है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी ओवरऑल पूरे पेज की समरी होनी चाहिए। वो चंक्स नहीं होता, एक समराइज करके आपने लिखना होता है, तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। मेटा टाइटल आपका 60 कैरेक्टर्स या 60 कैरेक्टर्स से कम हो और क्लिकेबल होना चाहिए ताकि यूज़र क्लिक करने पे मजबूर हो। और मेटा टाइटल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका मेन टारगेटेड कीवर्ड टाइटल के शुरू में आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर करें। और आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 155 कैरेक्टर्स के नीचे नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 160 तक भी जाते हैं लोग, लेकिन 160 से नीचे नीचे होना चाहिए। 150 हो जाए, 155, 160 कैरेक्टर्स तक मैक्सिमम हो, उससे ऊपर ना हो। उससे ऊपर होगा तो यूँ डॉटेड बने हुए नजर आएंगे, जैसे ये इन्होंने ये डॉटेड बने हुए हैं। तो आपका उसके अंदर हो 160 कैरेक्टर्स के अंदर, उसका बेनिफिट ये होता है कि यूज़र क्लिक करता है और क्लिकेबल होता है वो। तो आपका मेन कीवर्ड एक टाइटल के शुरू में होना चाहिए। मेन कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर नेचुरल इंसर्ट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने माइंड में रखना है। अभी हम आते हैं, हमने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा तो वो कैसे लिखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। आप पोस्ट टाइटल, हाँ मेटा डिस्क्रिप्शन में मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन का ये तरीका बता रहा हूँ। मेन कीवर्ड स्टार्ट में आना चाहिए और एक नंबर इंक्लूड होना चाहिए मेटा टाइटल के अंदर। अब ये मतलब एज इट इज़ आ रहा है, अब मैंने ये मुझे अच्छा लग रहा है, नंबर भी ऐड हो गया है, मेन कीवर्ड भी आ गया। अब ये मैं ऐड करता हूँ, बट ये 60 कैरेक्टर्स से above ना हो जाए। रैंक मैथ प्लगइन तो वो साथ देता है नंबर की, जी ये 60 कैरेक्टर्स का हो गया, इससे है। पर ये देखिए ये ज़्यादा कैरेक्टर्स लेंथ हो गया। अब मैं इसको ये कहूँगा, चैट जीपीटी की तरफ जाऊँगा। मैं चैट जीपीटी को कहूँगा कि इस टाइटल को 60 कैरेक्टर्स के अंडर कर दो। मेड दिस टाइटल अंडर 60 कैरेक्टर्स। ये देखें जी, ये आ गया 60 कैरेक्टर के अंडर। सिंपल, जब से यही आया है तो काम तो आसान हो गया हर किसी का। ये देखें, ये आ गया। वो गैस सेंट्रल हीटिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट, गैस सेंट्रल हीटिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये देखें, ये उस 60 कैरेक्टर्स के अंडर आ गया। अब मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन ये दूसरा कंटेंट है, ये भी मैंने वो भी पेस्ट करना है, बट उससे पहले दूसरा डॉक्यूमेंट किधर गया, एक सेकंड बस। यहाँ पे ना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अच्छा जी, डिस्कवर द कम्प्रिहेंसिव गाइड टू गैस सेंट्रल हीटिंग इंस्टॉल, लर्न अबाउट द प्राइसेस। ठीक है, इसमें मेन कीवर्ड भी आ गया। अब ये बॉयलर्स को थोड़ा इंस्टॉल करवा के सेल करना ना चाह रहे हैं तो मैं ना, अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट्स बेस्ड वेबसाइट है, तो आपने ना यहाँ कॉल टू एक्शन हुक्स भी डाल सकते हैं कि ऑर्डर नाउ, गेट 15% ऑफ, गेट 10% ऑफ, जितनी प्राइस है उसके ऊपर थोड़ी प्राइस ऐड करके तो आप कह सकते हैं कि जी गेट 15% ऑफ। ये ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको मैं कहता हूँ कि मेड दिस अंडर 155 करेक्टर्स। ये अभी मैं ना कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके फिर ऐड करता हूँ। अभी इसको मैं कॉपी करके इधर ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, ये हो गया। अभी ये ग्रीन होगा ना तो और बेटर होगा। इसको और शॉर्ट करवा सकते हैं, बट इतना ठीक है। ये देखिए, ये भी ग्रीन हो गया।
दोनों ग्रीन हो गए। अब रह जाती है की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। की फ्रेज मेरा क्या है? गैस सेंट्रल हीटिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अब इसमें ना जब अब थोड़ी सी छोटी मोटी स्पेस का भी इशू हुआ ना तो फिर भी ये एरर देगा। रैंक मैथ भी यही करता है, ये भी यही करता है। तो आपने कुछ स्पेसिंग्स के इश्यूज भी फिक्स कर लेने हैं। कुछ अगर फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट के भी कभी कभार एरर एरर दे देता है कि एक अल्फ़ाबेट बड़ा है एक छोटा है। अभी देखें ये मैंने एज इट इज कॉपी किया तो ये हट गया। इज अवर 156 करेक्टर्स 155 करेक्टर्स के अंडर हो। चलें कह देते हैं कि जी 155 करेक्टर्स के अंडर रखो। मेड दिस, ये सारी ऑन पे जैसी ही हो रही है। मेड दिस अंडर 155 करेक्टर्स। अभी मैं इसको यूं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इधर ऐड अप कर देता हूँ। ये देखें जी, अब तो होना चाहिए। अब ये वो डिटेक्ट नहीं कर रहा ना, इधर लेके आ रहा है। इतना बहुत है, बट आप शॉर्ट करेंगे थोड़ा और तो हो जाएगा। बट ये देखिएगा मेटा डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर सेंस ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही आपके वेबसाइट के क्लिक्स को इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये माइंड में रखिएगा। अब ये ग्रीन हो गया। अब मेन ये कुछ एरर्स ना रहेंगे थोड़े से। 80 प्लस स्कोर वो बहुत है रैंक मैथ का भी इसका भी। अगर वेबसाइट न्यू है, नई नहीं है, तो फिर तो 90 तक कोशिश करें जाएं। तो 90 तक या 100 तक जाएंगे तो ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाती है। तो ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना कंटेंट को, 90 तक बेटर है। जब साइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, 3 से 6 महीने हो जाए, फिर आप 80 प्लस स्कोर रखें। अब ये दोनों हो गए ग्रीन। अब आ जाते हैं इमेजेस पे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले कंटेंट आपको मिलेगा। कंटेंट की आपने हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी है, फिर इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक करने हैं ऐड। ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के मैं प्रॉपर सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक ऐड करने के बाद आपने देखना है कि बड़े बड़े चंक्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है। उसके बाद आपने देखना है कि पहले पैर में मेन प्राइमरी कीवर्ड इंसर्ट है कि नहीं। उसी पोस्ट टाइटल में भी वो कीवर्ड होना चाहिए एज इट इज़। उसके बाद फिर आपने मेटा टाइटल में आ जाना है। मेटा टाइटल में आपने मेन कीवर्ड इंसर्ट करना है और मेटा टाइटल 60 कैरेक्टर्स के अंडर लिखना है। और फोकस कीवर्ड में आपने मेन कीवर्ड डालना है। मेटा टाइटल का बता दिया। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी 155 कैरेक्टर्स के अंडर होनी चाहिए। स्लग के अंदर मेन कीवर्ड आना चाहिए। ये तकरीबन कितने पॉइंट्स हो गए ये काउंट करते जाइए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप कंटेंट मिलेगा। कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन करने का पहला स्टेप। हेडिंग्स प्रॉपर ऑप्टिमाइज करनी है। सेकंड स्टेप इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक ऐड करनी है। थर्ड स्टेप पहले पैरे में मेन कीवर्ड मस्ट इंक्लूड होना चाहिए। फोर्थ स्टेप पोस्ट टाइटल के अंदर भी मेन कीवर्ड मस्ट इंक्लूड होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप मेटा टाइटल 60 कैरेक्टर्स के अंडर हो और उसके अंदर मेन कीवर्ड होना चाहिए। और उससे अगला स्टेप जो है सेवन स्टेप मेटा डिस्क्रिप्शन 155 कैरेक्टर्स के अंडर हो और उसके अंदर नेचुरली प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है स्लग के अंदर मेन कीवर्ड होना चाहिए और वो 75 कैरेक्टर्स के अंडर हो। उसके बाद जो उससे अगला स्टेप है वो क्या है? वो ये है कि आपने जो भी आपके फॉर एग्जांपल ये अगर ब्लॉग डाल रहे हैं तो आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी जो कैटेगरी एडवाइस की है तो मैंने एडवाइस की सिलेक्ट कर ली है। टैग्स ऐड कर लें ठीक है, बट ये ब्लॉग करवाना होता है रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल से, तो इसलिए टैग्स ना भी ऐड करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये हो गया। अब ये ग्रीन हो गए। स्कीमा मार्कअप जो है ये भी आपने ऐड अप करना है, कर लें। ब्लॉग के लिए पेज के लिए मैं तो ब्लॉग का ही स्कीमा ऐड करता हूँ। ये वेब पेज ये डिफ़ॉल्ट बाय पोस्ट आर्टिकल है, ये योस्ट ऐसे प्लगइन खुद कर देता है। बाकी ये सोशल का है, इसमें आप सोशल मीडिया के डिटेल्स डाल सकते हैं और उधर लिंक डाल लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसी ब्लॉग को एज इट इज़ उठाकर सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दें। ये एसईओ का सारा वो हो गया ऑन पेज एसईओ का एलिमेंट। अब ये ना कुछ हैं कोई ये आप करेंगे तो फिर आपके प्रॉपर वर्ड की सेंस वगैरह खराब हो जाएगी। अगर करना चाहें तो इट्स अप टू यू कर सकते हैं, बट मेन
जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं सिर्फ इनको फॉलो करें तो आपकी ऑन पेज कंप्लीट हो जाती है। बाकी आपके पास ये प्लगइन नहीं भी है बट जो मैंने स्टेप्स बताए हैं सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आपके वो कंटेंट प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो जब भी कंटेंट राइट कर रहे हो तो उसी टाइम ये चीज़ें साथ साथ करते जाया करें ताकि जब कंटेंट ऐड करें तो फ़ौरन ही आप ऑप्टिमाइज कंटेंट ऐड करें। ठीक है, अब लैपटॉप बंद होने वाला है, मैं चार्जिंग लगा के फिर कंटिन्यू करता हूँ क्लास को। थैंक यू। लैपटॉप को मैंने चार्जिंग पे लगा दी है। अब वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो सारे एज इट इज़ फॉलो करने हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब बात आ जाती है कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में ये पेज आप रखना चाहते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अब बात आ जाती है इमेजेस की। इमेज आपने हमेशा वर्डप्रेस वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, आपने वेब पी फॉर्मेट में इमेज यूज़ करनी है। जो वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे वो वेब पी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका बेनिफिट ये होता है, जो वेब पे इमेजेस होती हैं ना वो मतलब साइज़ में थोड़ी कम होती हैं जेपीजे और पीएनजी की निस्बत। तो वो जब लोड होती हैं वो फास्ट लोड होती हैं। इसलिए आपने वेब पे इमेजेस वेबसाइट में यूज़ करनी है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन अब आ जाती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। ऑन पेज एसईओ में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, उसमें हमने पहले हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी, फिर इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है कंटेंट में। उसके अलावा जो बाकी स्टेप्स मैंने बताए वो पढ़ी, फिर हमने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी, अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, कह रहा हूँ मिस्टेकनली मैंने बोल दिया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का स्टेप अगला आ जाता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में जब आपने इमेज बना ली, इमेज आप वेब पे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर वेबसाइट में पब्लिश करेंगे। अगर कोई आप मतलब बनाते हैं, डाउनलोड करते हैं तो वो जेपीजे में होती है फॉर एग्जांपल। तो आप वेब पे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने लिखना है ऑनलाइन। अगर जेपीजे में है जेपीजे लिखेंगे, अगर पीएनजी में तो पीएनजी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, पीएनजी में है तो आप ऑनलाइन पीएनजी इंटू जेपीजी करेंगे तो ये फ्री में 10-10 टोटल वेबसाइट्स 10 या 15, कोई 12 अलाउ कर देती हैं। आप इसके ऊपर आए, ये इमेज को आप अपलोड करें। अपलोड करने के बाद कोई भी इमेज मैं पिक कर लेता हूँ। अब ये वेब पे में कन्वर्ट होने के बाद ऐसी होगी, फॉर एग्जांपल ये है। आप ये कन्वर्ट टू जिसमें भी करना चाहें, वेब पे में, जेपीजी में, पीडीएफ में, उसमें कर सकते हैं। कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो उसके बाद आप ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके बैकएंड पे डाउनलोड में ये वाली इमेज चली जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है। तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक स्टेप ये है। सेकंड स्टेप, आपने इमेज का साइज़ क्या रखना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट है, आपने ना क्लाइंट से पूछ लेना है, क्लाइंट से पूछें या जो डेवलपर है उससे पूछ लें। नहीं पता लग रहा तो आप यहाँ पे आएँ, आपने देखना है कि कोई ब्लॉग पोस्ट हुआ है, पब्लिश ही हुआ है। अब इसके अंदर ना इमेजेस कहीं नहीं डली है, ये एक डली हुई है। इस इमेज का साइज़ आपने देख लेना है कि ये देखिए ये वेब पे में पहले से पब्लिश्ड है। अब इसका साइज़ आपने जी देख लेना है ताकि एक आइडिया हो जाए कि ये साइज़ इन्होंने रखा हुआ है। तो जो इमेज पहले से पब्लिश्ड होंगी आपने वो वाला साइज़ रखना है। सिक्योरिटी में आए, डिटेल्स में आए, साइज़ इन्होंने क्या रखा हुआ है, 800 बाय 450 पिक्सल। ठीक है, 800 बाय 450 पिक्सल्स ये। अब आपने उसी पोस्ट पे आ जाना। अब सबसे पहले ना फीचर्ड इमेज बनाते हैं। आपने जितना भी कंटेंट होगा ना, एक तो फीचर्ड इमेज मस्ट है, उसके बाद ना कंटेंट के लेंथ दे के। अब ये कंटेंट छोटा सा है तो मैं हर 2 पैरे या 3 पैरे के बाद एक इमेज मस्ट होगी। 1, 2, 3। अब ना मैं ये सब हेडिंग में नहीं लगाऊँगा, मैं मेन हेडिंग में डालूँगा। एक फीचर्ड इमेज आ जाएगी, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि बैलेंसिंग इक्वल होनी चाहिए। बैलेंसिंग मतलब 2-3 पैरे के बाद फिर एक इमेज यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं अगर डाल रहा हूँ ना, ऊपर 1-2 फिर फीचर में मतलब 2 पैरे के बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर अगर मेरे कंटेंट की लेंथ ज़्यादा है फिर हर 2 या 3 पैरे के बाद मैंने एक इमेज मस्ट डालनी है, वो मेन हेडिंग में इंक्लूड हो। और इमेज आपकी हेडिंग से रेलेवेंट होनी चाहिए। एक तो फीचर्ड इमेज होगी ना आपकी पोस्ट टाइटल से रेलेवेंट, वो आपको ओवरऑल बताएगी कि आपका पूरा टॉपिक किस बारे में है। उसके बाद जो आपकी ब्लॉग पोस्ट के दरमियान जो इमेजेस होती हैं ना, वो आपने जिस हेडिंग के अंडर डाल रहे हैं उस हेडिंग से एग्जैक्ट रेलेवेंट इमेज बनानी है। ये पॉइंट क्लियर। इमेज ऐड करने का बेनिफिट ये होता है, और अभी तो गूगल इस चीज़ को बड़ा पसंद कर रहा है कि आप इमेजेस विजुअलाइजेशन ऐड करें, इमेजेस ऐड करें। विजुअलाइजेशन
जब इमेजेस ऐड करते हैं तो विजुअल यूज़र का विजुअल एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, देखने का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। अब आप एक पेज पढ़ रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक सेकंड बस। आप एक पेज पढ़ रहे हैं, अब मैं सिर्फ ये टेक्स्ट ही लिखा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, तो क्या होगा, वो मेरी आई बोर हो जाएगी। तो ह्यूमन आई जब भी यूं एक दो पैरे पढ़ के एक इमेज आएगी ना, तो ह्यूमन आई रिलैक्स फील करती है। इसी तरह फिर मैं नीचे आऊँगा, कंटेंट ही होगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर एक इमेज आएगी। इमेज जो होती है वो आपको एक समरी होती है, आपको जिस भी हेडिंग के नीचे डाली हुई है, आप इमेज देख के आपको पता लग जाएगा कि नीचे जो कंटेंट डला हुआ है वो किस बारे में है। इमेज एक आपको ये समझें कि समराइज कर रही होती है आपके उस सेक्शन को। फीचर्ड इमेज आपके ओवरऑल जो कंटेंट है उसको समराइज कर रही होती है। तो फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे होते हैं, वीडियो में जब इमेजेस दरमियान में आ जाती हैं, या कोई ट्रांजिशन टाइप्स आ जाती हैं, या कोई ऐसी इमेजेस या कोई वीडियोस आ जाती हैं जो दरमियान में चल रही होती हैं, तो वो एक यूज़र आई को रिलैक्स फील करवाती हैं। इसी तरह टेक्स्ट के कंटेंट में जो इमेजेस हम डालते हैं वो यूज़र रिलैक्स फील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब ये मैं यूँ टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ, ये भी मुझे थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है, हालाँकि इसने कॉल टू एक्शन इमेज बना के डाली है। फिर मैं नीचे आ रहा हूँ, एक इमेज आ गई, मेरी आई थोड़ी रिलैक्स फील कर रही है। माइंड में सोचे ना आप, यूँ मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, टेबल जो होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये फिर इमेज आ गई, ये एक यूज़र आई रिलैक्स फील करती है। तो एक तो ये चीज़ होगी, बाकी आपने कम्पिटिटर्स के पेजेस देखने हैं इस कीवर्ड पे, उनसे बेस्ट परफॉर्म करना है। उन्होंने अगर एक इमेज डाली है ना, आप 2-3 डालें, उनसे बेटर परफॉर्म आप कर रहे हैं। अगर उन्होंने 3-4 एक्सटर्नल लिंक डाले हैं टॉप 10 ने, तो आप 6 डाल लें। एक एक्सटर्नल या 2 एक्सटर्नल लिंक डाला है टॉप 10 स्पॉट ने, आप कितने डाल लें? आप 4 डाल लें। समझ रहे हैं ना? तो उनसे बेटर परफॉर्म करेंगे तो आपकी पोजीशन ऊपर होगी। उनकी 3 इमेजेस डली हैं, आप 6 डाल लें, 4 डाल लें। यूँ बंदा उनसे बेटर परफॉर्म करता है। उनकी कंटेंट की जो लेंथ है वो आप एवरेज उनसे बेटर रख लें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताता। तो ये मस्ट है, ये आपने लाज़मी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन का जो मैंने पहला स्टेप वो हो गया। अब ना मैं इमेज इधर अपलोड नहीं करूँगा, मैं एज़ इट इज़ पब्लिश करूँगा, बट आपने अपने ब्लॉग पोस्ट में डालनी है। मैं इसकी इमेजेस बाद में बनाऊँगा, फिर मैं अपलोड करूँगा। ठीक है? अब इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन में जो अगला स्टेप है, ये अभी मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ। सेव ड्राफ्ट करने के बाद ना मीडिया में आ जाता हूँ। मीडिया, इस वर्डप्रेस में जो मीडिया होता है, ये ऑप्शन आपको देता है मीडिया, मतलब कि आप इमेजेस सारी मीडिया फ़ोल्डर में पड़ी होती हैं। अब ये डैशबोर्ड भी मैं अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। ये डैशबोर्ड होता है, आप जब वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, ये बाकी टैब्स होते हैं। पेजेस का एक फ़ोल्डर समझें कि ये पेजेस का फ़ोल्डर है, जहाँ पे आप न्यू पेज भी ऐड कर सकते हैं। जो पेजेस पब्लिश्ड हैं वो भी देख सकते हैं। ये पोस्ट का फ़ोल्डर है, जिसमें जो पोस्ट पब्लिश्ड हैं पहले से, वो भी देख सकते हैं, नई पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज़ भी, टैग्स भी, ठीक है? इसी तरह कमेंट्स का आप देख सकते हैं, जो पहले से हुए हुए हैं कमेंट्स कर भी सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो बनाया हुआ है, वो उसके अंदर कौन सी क्यूरी कितनी आई है वो आप इसके थ्रू देखेंगे। इसी तरह प्रोफाइल जो है वो आप देख सकते हैं। टूल्स, योस्ट, एसईओ, प्लगइन की सेटिंग वगैरह वो देख सकते हैं। टूल्स जो हैं इसमें अवेलेबल कितने हैं, वो सारे आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको ये चीज़ें पता लगती जाएंगी, ठीक है? इसकी मुझे एक्सेस कम थी इस वजह से। बाकी ये सारी अब ना इमेजेस हैं, ठीक है? ये सारी इमेजेस जो पहले से पब्लिश्ड हैं, ये नीचे आप लोड मार करेंगे, टोटल 789 इमेजेस पब्लिश्ड हैं। ये देखिए 789। अब इन इमेजेस के ना एक जो मैंने तरीका बता दिया, वो दूसरा, इमेज हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, इमेज ब्लरी नहीं होनी चाहिए। इतनी भी हाई क्वालिटी की ना हो कि जिस पेज पे इमेज डली हुई है कि वो पेज ही बिल्कुल स्लो लोड होना शुरू हो जाए। इमेज की क्वालिटी इतनी हो ना, बहुत ही थक्कड़ क्वालिटी हो, ना मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी भी ना हो, नॉर्मल से ऊपर होनी चाहिए, जैसे इमेजेस पहले से पब्लिश्ड है। अभी हाई क्वालिटी की है, ये थोड़ा सा ना टाइम लगाती हैं लोड होने में। अब इसमें ये इन्होंने जो मिस्टेक्स की हैं, इनका ऑल टेक्स्ट नहीं है, वो मैं डालता जाऊँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, जैसे इन्होंने ये यहाँ पे ऑल टेक्स्ट डाला हुआ है। अब इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन होती कैसे है? ऑल टेक्स्ट क्या है? ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब भी इमेज आपने पब्लिश की, फीचर्ड इमेज हो, पेज के दरमियान में कोई इमेज ऐड करें, तो इमेज के बाद ये ऑल टेक्स्ट डालना होता है। ऑल टेक्स्ट क्या करता है? ऑल टेक्स्ट सर्च इंजन को बताता है कि ये इमेज आपकी किस बारे में है। ऑल टैग भी इसको कहते हैं।
वो जो मैंने बताया था ना टैग्स के थ्रू पता लगता है उसको, वो देखता है कि क्या लिखा हुआ है। सर्च इंजन अंडरस्टैंड करता है ये इमेज किस बारे में है, यूज़र के लिए क्या बेनिफिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये वाली, ये इसी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब ये इमेज अगर नहीं ना ना यहाँ पे लोड हो रही, कोई प्रॉब्लम की वजह से, होस्टिंग के इश्यूज़ की वजह से, कुछ भी इश्यू हो सकता है, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ये इमेज नहीं लोड हो रही ना, तो यूज़र को क्या पता लगेगा किधर क्या है? यूज़र को फिर यहाँ पे ऑल टेक्स्ट शो हो रहा होगा इस इमेज का। तो ऑल टेक्स्ट इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये ऑल टेक्स्ट डला हुआ है। ऑल टेक्स्ट में आपने जो इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन में मेन चीज़, आपका जो फ़ोकस कीवर्ड जो मैंने बताया था ना रखना है, वो फ़ोकस कीवर्ड जो है इमेज के ऑल टेक्स्ट में भी एक दफ़ा मस्ट आना चाहिए। तब वो इमेज प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़्ड होगी। ठीक है? अब ऑल टेक्स्ट में आपने करना क्या है? आप प्रॉपर इमेज ऑल टेक्स्ट लिखें, उसके बाद आप ये डंडे से डाल के आगे इसको क्या कहते हैं, मुझे अंडरस्कोर शायद कहते हैं, मुझे माइंड से निकल गया। आपने ये डंडे से डालनी है आगे, फिर फोकस कीवर्ड पेस्ट कर देना है। पहला पॉइंट ये है, उससे पहले आपने ऑल टेक्स्ट लिखना है। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है इमेज ऑल टेक्स्ट, वो मैं बता देता हूँ। अब फिर टाइटल वही होगा जो आपका मेन कीवर्ड होगा वो, या ये इमेज जिस हेडिंग की इमेज है वो मेन आप टाइटल में रख सकते हैं। और फोकस कीवर्ड तो वही होगा ना, मेन जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा। बाकी ये जो आप ऑल टेक्स्ट लिखेंगे उसमें भी नेचुरल इंसर्ट कर सकते हैं। फिर ऑल टेक्स्ट को एज इट इज़ कॉपी करना है, इधर कैप्शन में पेस्ट कर देना, इधर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन की आपकी सारी ऐसी वाली प्रैक्टिसेस कंप्लीट हो जाएंगी। हर इमेज को प्रॉपर्ली ऐसे ही ऑप्टिमाइज करना है। टाइटल भी जब सेम एज इट इज़ उसी नाम से रखेंगे ना, जिस नाम, मतलब ऑल टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है आपने, और जिस नाम से, जिस हेडिंग की इमेज है उसी नाम से, और ऑल टेक्स्ट के अंदर वो नेचुरली इंसर्ट भी करवाएंगे, तो फिर वो रेलिवेंसी बढ़ जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप एज इट इज़ इसको कॉपी करें ऑल टेक्स्ट को, फाइल नेम मेन कीवर्ड रख लें, और इधर भी एज इट इज़ मेन कीवर्ड जो फोकस कीवर्ड होगा ना उसको फिर, बट फीचर्ड इमेज का तो फोकस कीवर्ड मेन फाइल नेम आ जाएगा, लेकिन जो ब्लॉग पोस्ट के दरमियान इमेजेस हैं वो आपने जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स, वो वाला टाइटल नेम रखना है, ताकि पता लगेगा कि ये इमेज इस बारे में है। और आगे फोकस कीवर्ड प्राइमरी भी आएगा। ठीक है? बाकी वो जो हेडिंग्स, जिस हेडिंग के बारे में इमेज है वो हेडिंग आप ऑल टेक्स्ट में नेचुरल इंसर्ट करवा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इमेज ऑल टेक्स्ट लिखना कैसे। आप लिखें इमेज ऑल टेक्स्ट जनरेटर, फ्री एआई इमेज ऑल टेक्स्ट जनरेटर, इधर आ जाएंगे। ये एचरेफ का अपना टूल है। अब ये देखिए ये कह रहे जेपीजी या पीएनजी फाइल्स को आप ऐड करें। चार्जिंग हो रही है। ये इमेज एग्जांपल के तौर पर ना इस इमेज को ले लेते हैं। ठीक है? अब ये 3 वेरिएशंस दे रहा है। मैं इसको प्रोफेशनल कर देता हूँ। प्रोफेशनल के बाद कहता हूँ कि जी जनरेट करो ऑल टेक्स्ट। मतलब ये वेरिएशंस 3 देगा, उसमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं। अब ये लोडिंग कर रहा है। अब मैं इसमें ना, एस यू सर्विस इन पाकिस्तान प्रोफेशनल टीम, अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा। आपने पढ़ के कॉपी करना है, जो आपको बेटर लगे तीनों में से उसको उठाएँ, कॉपी करें, बाकी आप नीचे रीड कर लें। उसको आपने इधर यूँ पेस्ट कर देना, जो फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैंने जो कॉपी की है। उसके बाद यहाँ पे आपने मेन प्राइमरी कीवर्ड डाल देना है। चैट जीपीटी को क्या है कि आप इसके अंदर ना वो जो जिस हेडिंग के बारे में इमेज है उस हेडिंग को नेचुरल इंसर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है? तो इट्स अप टू यू। फिर एज इट इज़ इसको कॉपी करके इधर का पेस्ट कर दें, इधर भी पेस्ट कर दें। करवाना चाहें तो अच्छी प्रैक्टिस है, नहीं करते तो जैसे अभी ये है एज इट इज़ भी रहने रहने दें, वो भी चलेगा। ठीक है? ये हो गया इमेज ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक सारा ओके। अब इमेज जब आपने वो कर ली, उसके बाद क्या करना है? वो किधर गया यार पेज? टैब्स इतनी खुल जाती है ना। वो नहीं है, वो ये वाला पेज ही है। एक सेकंड। अच्छा जी, ड्राफ्ट में आएंगे। ये कमर का आ गया।
हालांकि पब्लिश तो नहीं मैंने किया। वो ड्राफ्ट में था ये वाला गैस वाला। एडिट हो जाए। अच्छा जी, इमेज को पब्लिश कैसे करना है, फीचर्ड इमेज को मैं बता देता हूँ। आपने यूँ नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद ये ऑप्शन इधर होगी सेट फीचर्ड इमेज। सेट फीचर्ड इमेज करके आप अपलोड फाइल सारी एक दफ़ा भी कर सकते हैं। मीडिया जब कर देंगे उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी में से वो यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी, उनको सिलेक्ट कर लेना है। एक तो ये तरीका। दूसरा, आप फिर नए सिरे से करना चाहते हैं, अपलोड फाइल्स करेंगे, यूँ इसको इसको सिलेक्ट करके यूँ डबल क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे, फिर ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पे यूँ फीचर्ड इमेज एक ना यूँ बनी हुई आ जाएगी, मेरा कर्सर देखें यहाँ पे, यूँ फीचर्ड इमेज है, इस तरह अपलोड करेंगे। अगर आपने किसी हेडिंग के अंडर इमेज अपलोड करनी है, करके नहीं बता रहा, जस्ट आपको को तरीका सिखा रहा हूँ। ये इधर कर्सर रखना है, उसके बाद ऐड मीडिया करना है, अपलोड फाइल करना है, अपलोड फाइल करने के बाद सेलेक्ट फाइल करना है। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, तो इसको एज इट इज़ यूँ पेस्ट कर देना है। अभी लोडिंग हो रही है, लेकिन मैं करूँगा नहीं, मैं बस यहाँ से ये बता रहा हूँ। अच्छा ये देखें, ये इंसर्ट इनटू पोस्ट के बटन भी सेलेक्ट कर लेना है, फिर वो इधर शो होना शुरू हो जाएगी। मैं कर देता हूँ अभी, बता देता हूँ। यूँ आएगी इमेज। उसके बाद फिर आपने ये पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके वेट अ सेकंड, कर्सर किधर गया। इधर इससे यहाँ से भी आप रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी होगी। इसके अलावा ये फिर इधर आ जाएगी, यहाँ पे ना ये फुल विड्थ का ऑप्शन देता है, वो अभी दे नहीं रहा। यहाँ पे अभी दे नहीं रहा, इधर आप करेंगे ना जब इसके ऊपर, अभी ये इसका साइज इतना है, लेकिन अगर जो इसका साइज एज इट इज़ होगा ना थीम के हिसाब से, तो जब भी इमेज वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम डालें तो वो डेवलपर से पूछ लेना साइज़ क्या, वो बता देगा, फिर उस साइज से आप उस साइज़ के हिसाब से आपने फीचर्ड इमेज का साइज़ रखना है। यहाँ पे आके फिर यूँ ये लिंक टू की ऑप्शन दे रहा है, इधर ना होता है फुल विड्थ की ऑप्शन आ जाती है, फुल लेंथ की। वो फुल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर पूरे एज इट इज़ यूँ पूरे इस थीम के अंडर वो हो जाएगा, मतलब पूरी इमेज ये इतने वो पूरे साइज पे आ जाएगी। ठीक है, जब भी करना है वो तब करेंगे आप, बट अभी के लिए जो पहले की इमेज, जो मैंने इमेज यहाँ पे डाली है उसका देख लेते हैं। उनके रेलिवेंट अभी तो नहीं डाल दिए ना, ओके बाद में वो क्लाइंट ना फिर इस चीज़ का वो करते हैं कि इमेज क्यों डाली हुई है। वो हर क्लाइंट की एक बात माइंड में रखें, हर एक्टिविटी पे ना ऊपर नज़र रख रहा होता है जो भी आप साइट पे कर रहे होते हैं। ये जो इमेज इस तरह पब्लिश करनी है, वो फुल विड्थ करेंगे ना तो पूरे उस साइज़ पे आ जाएगी। इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी क्लियर। अब ये मैंने ब्लॉग पोस्ट की है, आप होम पेज का भी यही तरीका है। इसके अलावा कोई भी पेज हो उसका ये तरीका है। होम पेज के ऊपर फीचर इमेज नहीं डालते, क्यों नहीं डालते? क्योंकि उस होम पेज हो, सर्विस पेज हो, उसका पहले से डिज़ाइन बना हुआ होता है। उस पे जस्ट आप कंटेंट डालते हो, वो डिज़ाइन जैसे होता है वैसे ही रख के, यहाँ पे कुछ इमेजेस होंगी, अगर ये सर्विस पेज हो कुछ इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, तो आप बस नीचे आके हेडिंग्स को फिक्स करें, जो तरीके बताए हैं वो स्टेप्स एज इट इज़ फॉलो करें, वो पेज आपका ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। जब पेज प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हो जाए, फाइनल हो जाए, उसके बाद फिर आपने प्रीव्यू टैब में आ जाना है। एक दफ़ा वो प्रीव्यू में जाके देख लेना है।
ये प्रीव्यू में आ गए। प्रीव्यू में आने के बाद ये देखें, ये हो गया प्रीव्यू। ये प्रीव्यू हो गया। ठीक है, ये आपका प्रीव्यू सेक्शन हो गया। और यहाँ पे ना तीन के थीम्स का कुछ इशू चल रहा है, तो वो मैं अभी इनको कांटेक्ट करके ये बात करूँगा। स्पेसिंग का भी इशू चल रहा है, तो वो डेवलपर के साथ आपने मिल के ये चीज़ें फिक्स करनी होती हैं। ठीक है, ये स्पेस ये ओके होगा। अब प्रीव्यू में मैंने देख लिया जी, बट यहाँ पे ये फैक्टर्स जो हैं, ये भी H3 है, ये भी H3 है, लेकिन ये थीम के इशू की वजह से वहाँ पे साइज थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसी तरह ये भी H3 है। ये आपने सारी दोबारा चेक रीचेक कर लेनी है। ठीक है, ये रीचेक कर लीजिएगा, उनको फिर फिक्स करिएगा। ये सारी आपकी होगी ऑन पेज एसईओ। किसी भी वेबसाइट के पेज के ऊपर ऐसे ऑन पेज एसईओ करते हैं। ऑन पेज एसईओ की क्लास आज कंप्लीट हुई। जब ये पेज पब्लिश हो जाएगा ना, अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको ये पब्लिश कर देता हूँ। अभी पब्लिश करने के बाद जो भी आपका मेन पब्लिश का यूआरएल होगा, आपने उस यूआरएल को, अगर आपकी वेबसाइट को 3-4 महीने हो गए, तो आपने उस पेज के यूआरएल को इंडेक्स करवाना है सर्च कंसोल टूल के थ्रू। जब इंडेक्स हो जाएगा, फिर आपने इस कीवर्ड को गूगल यूके में जाके, यूके के सर्च इंजन में जाके सर्च करना है। फिर आपको पता लग जाएगा कि वो रैंक हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये सारा तरीका है। गैस सेंट्रल हीटिंग कॉस्ट, ये इसमें मैंने कर दिया। और यहाँ पे एक पता है क्या बात है, H2 छोटा है, H3 बड़ा नज़र आ रहा है। देखें, ये मैंने H2 रखा हुआ है, ये H3 है। बट इधर आके देखें तो H3 बड़ा है, H2 छोटा है। तो ये डेवलपर से फिक्स करवानी है ये चीज़ें। आपने भी पे डेवलपर को ऐसे ही कहना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी है चीज़ें। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे इमेज नहीं ना लगी है, सिर्फ टेक्स्ट लगा हुआ है, तो पेज पूरा लग रहा है। ये थी आज ऑन पेज एसईओ की क्लास। इस क्लास को एंड करते हैं, पार्ट 1। और ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 पहले आप लोग देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो आज ऑन पेज एसईओ क्लास कंप्लीट हुई। इस पेज के इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भेज के फिर आपने देखना है कि रैंक हुआ कि नहीं। इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं वो सारा मैं गूगल सर्च कंसोल टूल की क्लास जब बताऊंगा तब तरीका इसमें बताऊंगा। सर एनालिटिक्स टूल और सर्च कंसोल टूल की क्लास रखूंगा, उसमें वो टूल्स का जब बताऊंगा, सिखाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कैसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कैसे भेजती है। तो अभी क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारा कंसेप्ट ऑन पेज एसईओ का क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मुझे ये लिंक्डइन के ऊपर आए। लिंक्डइन किधर है? लिंक्डइन मैंने लास्ट क्लास में बताई हुई है। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर आए, मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा जब भी फ्री हुआ। किधर की क्लास एंड करें। थैंक यू।